तो लेट अस स्टार्ट विद द होलसेल रिवीजन ऑफ रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर। इसमें मैंने कौन से टॉपिक को बोला था, वो पेन वाला है जो हम कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक बार पढ़ना है। एमसीक्यू में आया तो आया, उसकी कोई चांस ही नहीं है कि केस स्टडी भी आएगी। तो उस चीज को सिर्फ एक बार तुमको क्या करना था, गो थ्रू करना था, पढ़ना था। तो लेट अस स्टार्ट विद 139.1। जब तुमने 139.1 मेरे साथ किया था तो 139.1 वाज कि कुछ लोगों को तो कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ता है और कुछ लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है, उनके लिए कुछ कंडीशन होगी तब उनको क्या करना पड़ता था, रिटर्न फाइल करना पड़ता था। जिसमें कंपल्शन किसके लिए था, कंपनी के लिए कंपल्शन था और पार्टनरशिप के लिए क्या था, बिल्कुल कंपलसरी था, इंक्लूडिंग एलएलपी की आपको रिटर्न फाइलिंग करनी ही पड़ेगी। आपके लॉस हो तो भी रिटर्न फाइल करो, इनकम हो तब भी करना ही है। फिर आता था हमारा कि अदर एसएससी। अदर एसएससी के रिस्पेक्ट में क्या बोला है, अगर तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर एग्जेम्पशन ऑफ 54 सीरीज, ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर एग्जेम्पशन ऑफ 54 सीरीज अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा जाती है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था भाई, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। ग्रॉस टोटल इनकम जिसमें से कोई डिडक्शन माइनस नहीं हुआ बेचारी, वो हमारी कौन है, ग्रॉस टोटल इनकम। चाहे मैं ग्रॉस टोटल इनकम बोलूं, कभी भी उसमें भी एग्जेम्प्ट इनकम नहीं आती। जब ग्रॉस टोटल इनकम में एग्जेम्प्ट नहीं आती तो डिडक्शन जब आप माइनस करते हो तब आपका आता है नेट टोटल इनकम, तब आपका आता है इनकम लाइबल टू टैक्स, तब आपका आता है टोटल इनकम। तीनों एक ही है, सिर्फ क्या है, तुम्हारे नामकरण हो रखे हैं, सिनोनिम्स है और कुछ भी नहीं है। तो जब ग्रॉस टोटल इनकम में तुम्हारी एग्जेम्प्ट इनकम नहीं आई तो तुम्हारी टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम, इनकम लाइबल टू टैक्स में भी तुम्हारी क्या नहीं आएगी, एग्जेम्प्ट इनकम कभी भी नहीं आएगी। फिर हमने यहाँ पे बोला था कुछ लोगों के लिए और जरूरी है कि आपको रिटर्न फाइल करना है। या तो आप बेनिफिशियल ओनर हो, बेनिफिशियल ओनर उस असेट के जो कहाँ है, इंडिया के बाहर है, या फिर आप साइनिंग अथॉरिटी हो ऐसे अकाउंट के जो क्या है, अगेन इंडिया के बाहर है। भाई ओनर ही तो साइनिंग अथॉरिटी हो सकता है, उसके अलावा तो कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती साइनिंग वाली। और फिर बेनिफिशियरी को भी बोला है कि अगर फाइनेंशियल असेट आउटसाइड इंडिया है तो भी तुमको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना है। पर बेनिफिशियरी को क्या बोला था, बेनिफिशियरी तुमको रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कौन फाइल कर देता है, बेनिफिशियल ओनर इंडिया में फाइल करता है, वो इनकम ले लेता है तो तुम रहने दो। लेकिन ये पूरी कहानी थी सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए। क्यों मैम सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, क्योंकि उसको बताया था ना कि हे रेसिडेंट तुम्हारी तो ग्लोबल इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। और हमने स्कोप ऑफ इनकम जब एनआर टैक्सेशन में पढ़ा था तो वहां पे था कि नॉन रेसिडेंट एंड नॉट इन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कुछ क्राइटेरिया वो फुलफिल होते तो ही उनकी इनकम टैक्सेबल होती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही क्या किया है, इन्होंने कवर किया है। हमने समझा था बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, ओनर वो होता है जो कंसिडरेशन चाहे आज पे करे या बाद में पे करे, डायरेक्टली पे करे या इनडायरेक्टली पे करे, वो हमारा बेनिफिशियल ओनर होता है। बेनिफिशियरी कभी भी कंसिडरेशन पे नहीं करता है। फिर इसके बाद आता है कुछ और लोग हैं जिनको कंपल्शन कर दिया, भाई रिटर्न फाइलिंग है तुम्हारी, अगर मोर देन यहाँ पूरी चीजें क्या है, मोर देन 1 करोड़ आपका डिपॉजिट हो रहा है, कहाँ पे, करंट अकाउंट में, और हमने लिखा भी था सेविंग और उसको क्रॉस कर दिया था कि सेविंग अकाउंट यहाँ पे कवर नहीं होता है, चाहे वो बैंक के साथ हो, चाहे वो तुम्हारा क्या हो, कोऑपरेटिव बैंक के साथ हो। क्यों पोस्ट ऑफिस नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट खुलते हैं, तो यहाँ करंट अकाउंट तो पोस्ट ऑफिस में हो भी नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक एंड बैंक ही क्या है, इंक्लूड करके रखा है। फिर इसके बाद अगर आप फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर करते हो, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर खुद के लिए करो, किसी और के लिए करो, कोई और रिलेटेड हो ये जरूरी नहीं है, किसी के लिए भी कर सकते हो। ग्रेटर देन कितना करना है, 2 लाख रुपीज। तो ग्रेटर देन 2 लाख रुपीज करना है, और यहाँ पे याद करना कौन से कॉन्सेप्ट को, टीसीएस के कॉन्सेप्ट को याद करना, ऐसा मैंने बताया था। फिर इसके बाद है अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर मोर देन कितना करते हो, 1 लाख, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पेज पे हमने देख लिया था। फिर आता है हमारा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ड्यू डेट ऐसे तो क्या है, 3 है, 31 जुलाई, फिर आपका आता है 31 अक्टूबर, फिर आता है 30 नवंबर।
31 जुलाई बाकी सारे एसएससी के लिए जिनपे ना तो टीपीओ लगता है, जिनपे ना ही क्या होता है कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। जिनपे ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है वो चाहे वो फर्म हो या फिर फर्म के पार्टनर हो, और पार्टनर की स्पाउस भी कवर होगी अगर पोर्टुगीज एक्ट में वो कवर होते हैं तो उनके लिए क्या है 31 अक्टूबर। लेकिन अगर इनपे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस भी लगते हैं तो चाहे वो फर्म हो, पार्टनरशिप हो या फिर उनकी पार्टनर हो, उनके स्पाउस हो जिनपे पोर्टुगीज एक्ट लगता है, तो उन सब के लिए क्या हो जाता है 30 नवंबर हो जाता था। ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि पोर्टुगीज एक्ट की जो भी हस्बैंड कमाएगा वाइफ के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वाइफ कमाएगी तो हस्बैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन इसमें सैलरी नहीं होती है डिस्ट्रीब्यूट, वो तुम्हारी मेहनत का है, तुम अपना अपना रख सकते हो, बाकी सब इक्वली डिवाइड करना होगा। फिर हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोगों को बोल सकती है रिटर्न फाइल मत करना, और उसका होलसेल क्रक्स क्या था, जब ऑलरेडी नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी या तो तुम्हारी इनकम एग्जेम्प्ट है इंडिया में, या फिर तुमसे ऑलरेडी हम टैक्स टीडीएस के फॉर्म में पूरा ही ले चुके, तो हमको क्या करना है तुम्हारे रिटर्न से, तो इसीलिए उन लोग को बोला था रिटर्न फाइल मत करना। तो हमने ये पूरा पढ़ा था, और एक चीज एक ही कॉमन निकली थी, या तो इनकम एग्जेम्प्ट है उनकी, या तो ऑलरेडी टीडीएस के फॉर्म में उनसे क्या ले चुके, टैक्स ले चुके, तो उनको ही एग्जेम्प्ट करके रखा है कि भाई रहने दो, तुमको रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हमने देखा था 139(3) हमारा लॉस का रिटर्न था। लॉस का रिटर्न क्या बोलता है भाई, 139(3) लॉस के रिटर्न में कहा था कि अगर आप चाहते हो कि कैरी फॉरवर्ड करना है लॉसेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेट ऑफ, अगर आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर वो लॉसेस पीजीबीपी के हो, स्पेक्युलेटिव के हो, स्पेसिफाइड के हो, कैपिटल गेन के हो, या फिर आपके ओनिंग मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस के हो। ओनिंग मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेस भी नहीं बोल सकते, रेस हॉर्सेस ही लिखना पड़ेगा। अगर तुम ओनिंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस लिख के आ गए तो भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे रेस हॉर्सेस को मेंटेन कर रहे हो आप, रेसेस को मेंटेन नहीं कर रहे हो। उनमें दौड़ने वाले जो हमारे हॉर्सेस है उनको मेंटेन करने का काम है, वो चलेगा, पर रेसेस को मेंटेन करना स्पेक्युलेटिव में कवर होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं अगर आपको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो फिर ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना, सेट ऑफ अलाउड है, उसमें कोई हमको रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं हाँ कंडोनेशन कर सकते हैं, कौन करेगा, सीबीडीटी भी कर सकती है, उसके बाद सीसीआईटी, पीसीआईटी और सीआईटी भी कर सकते हैं। 10 लाख तक के लॉस है, गो टू सीआईटी पीसीआईटी। अगर आपके 10 लाख के अबाव अप टू 50 लाख के तो सीसीआईटी पीसीआईटी के पास जाओ, और अगर 50 लाख से भी ऊपर हो तो सीबीडीटी के पास जाना था। फिर हमारा बिलेटेड रिटर्न की बातें की थी हमने। बिलेटेड रिटर्न क्या बोलता है कि लेट फाइलिंग करो, कब तक कर सकते हो, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, और 3 months प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर, 3 months प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है तुमको, विच एवर इज अर्लियर, वहां तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है। तो बोलते बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो लेकिन लॉसेस फिर क्या नहीं कर पाओगे, अगर वो कंडोनेशन वगैरह नहीं मिलता है तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। या फीस में अमेंडमेंट आ गया क्योंकि बिलेटेड रिटर्न आप 31 दिसंबर तक भर सकते हो, तो वो 10,000 वाली याद आ रहा है ना, फीस अब नहीं रहेगी क्योंकि 31 के बाद तो रिटर्न फाइल नहीं होंगे, तो 10,000 की फीस भी गायब होगी। फिर हमने किया था 139(5) दैट इज रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न क्या है, जितना चाहो उतनी बार रिटर्न को रिवाइज करते रहो, एन नंबर ऑफ टाइम्स करते रहो, लेकिन जिस दिन ओरिजिनल फाइल हुआ था डेट वही काउंट होगी, भले ही तुम कभी भी रिवाइज करो, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या था, मैम कब तक रिवाइज कर पाएंगे, जब तक बिलेटेड कर पाओगे तब तक इसको रिवाइज करना, दोनों की डेट्स क्या है, बिल्कुल सेम है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे रिटर्न कैन बी रिवाइज इवन आफ्टर इंटीमेशन, अगर इशू हो गया है तो भी आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीमेशन तुम्हारा इशू हो गया तो आप सोचो कि वो हो इन्हें तो प्रोसेसिंग कर लिया, अब हम क्या करें, उनको करने दो मेहनत। तुम जितनी बार चाहो इंटीमेशन इशू होने के बाद भी रिटर्न को क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, डिफेक्टिव रिटर्न मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट रह गया है, उसे डिफेक्टिव रिटर्न बोलते हैं। प्रूफ ऑफ टैक्स तुमने सबमिट किया, ऑल्दो एनेक्सियरलेस रिटर्न जाते हैं, स्टिल यहाँ पे बोला है कि डिफेक्टिव रिटर्न है जहां पे आपने प्रूफ ऑफ टैक्स नहीं दिया। प्रिस्क्राइब फॉर्म, तुमको ITR 4 लगना था, तुम ITR 1 भर रहे हो, तो ये सब डिफेक्ट्स हैं तुम्हारे, तो दिस आर ऑल कॉल्ड एज डिफेक्टिव रिटर्न। तो यहाँ पे बोलते तुमको 44AB की रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तुमने
3CD सबमिट नहीं की, तो ये सारे डिफेक्टिव रिटर्न है। तो यहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट होता है तो तुम्हें 15 दिन दिए जाएंगे एसएससी, 15 दिन में सही कर लो, नहीं सही करते तो इनवैलिड हो जाएगा। तो केस व्हेन द रिटर्न इज कंसिडर्ड इनवैलिड, एमसीक्यू में आ रहा है कब इनवैलिड होगा, टैक्स रिटर्न, टैक्स का प्रूफ नहीं दिया, 44AB का सबमिशन नहीं किया, या फिर तुमने क्या नहीं किया, प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं भरा, और डी ऑल ऑफ दी अबव। ऑब्वियसली एमसीक्यू, तो यहाँ पे लिख लो डिफेक्टिव का एमसीक्यू, बाय चांस कभी हो तो ऐसी चीजें भी पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के लिए लिख लिया। अब इसके बाद ये जो सारे रिटर्न की बात कर रहे हैं ना, ये सारे रिटर्न क्या बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो ए से क्या है तुम्हारा ट्रस्ट, ठीक है, ए फॉर क्या है, ट्रस्ट है। तो ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारी टोटल इनकम एग्जेम्पशन ऑफ 11-12 से पहले, याद करो यहाँ पे एग्जेम्पशन 11-12 का मिलता है, यहाँ पे तुम्हारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, सेक्शन 11 एंड 12 की 15% तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाता था, याद आ रहा है चैरिटेबल ट्रस्ट का, 15% तो आंख बंद करके एग्जेम्प्टेड इनकम मानो, उसके बाद अप्लाई करोगे तो मिलेगा, अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ वही बोल रहा है 11-12 के किसी भी तरह के एग्जेम्पशन से पहले अगर तुम्हारी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, इनके एग्जेम्पशन से पहले, बिफोर गिविंग एग्जेम्पशन ऑफ 11-12, अगर 2.5 लाख से कम है तुम्हारी इनकम तो छोड़ो तुमको क्या रिटर्न फाइल करना, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो कंपलसरी रिटर्न फाइल करना। हाईलाइट कर लो, कहीं कुछ कुछ जगह पे एग्जेम्पशन है, कुछ कुछ जगह तो उनको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है। तो ए हो गया तुम्हारा क्या, 11-12, ठीक है, 11-12 का एग्जेम्पशन। अब ये जो तुमको यहाँ दिख रहा है 100 रुपीज पर डे, इसको हाईलाइट क्यों कर लो, क्योंकि जब भी आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो 100 रुपए पर डे की आपको फीस तो वो लगी रही है, 5,000 वाली, 1,000 वाली। इसके अलावा पेनाल्टी भी 100 रुपीज पर डे आपको लगना स्टार्ट हो जाती है। तो हाईलाइट दैट थिंग, पेनाल्टी। और ये 234F की फीस वही है जो मैं बोल रही हूँ ना, 5,000 एंड 1,000, ये वही फीस है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल पार्टी, इनको भी बोला है पॉलिटिकल पार्टी का, याद करो असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वहां 13A में एग्जेम्पशन मिलता है। उनकी पीजीबीपी इनकम को छोड़ के सारी इनकम टैक्सेबल होती है नहीं, फिर पीजीबीपी टैक्सेबल होती, बाकी सारी एग्जेम्प्ट होती है। पर सैलरी का भी कुछ तो दिया था, इनकी सैलरी इनकम होती नहीं है, इनकी सैलरी इनकम होती ही नहीं है, तो सैलरी यहाँ कंसिडर नहीं होगी। बाकी सारी के सारे हेड इनके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे पीजीबीपी को छोड़ के। अगर कंडीशन क्या थी, कंडीशन में पूरा चैप्टर ही बोल रही हूँ, वो कंडीशन ये थी कि ऑडिट कंपलसरी करवाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर तुमको क्या मिलता है, डोनेशन मिलता है 20,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर अगर डोनेशन मिलता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड को छोड़ दो, इलेक्टोरल बॉन्ड को छोड़ के तुम्हें उनके नेम वगैरह सब मेंटेन करने पड़ेंगे। एज वेल एज 2,000 से ऊपर का अगर मिलता है तो भैया नगद नारायण मत लेना, तुमको इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही लेना पड़ेगा। ये पूरा तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी था। 80GGB और 80GGC में क्या मिलता है, इसका 100% का डिडक्शन मिलता है। तो लो भैया यहीं पे एक टॉपिक भी रिवाइज हो गया। तो पॉलिटिकल पार्टी वालों को बोलते हैं क्या, एग्जेम्पशन अगर 13A की ले रहे हो, उससे पहले 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो भैया रिटर्न फाइल करना है। तो ये सिर्फ हाईलाइट करो, बिफोर गिविंग एग्जेम्पशन 13A सिर्फ उसी के लिए है। फिर आते हैं हम किस पे, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट। याद करो वो दिन जब हम कर रहे थे क्या, इसका भी टॉपिक में रिवाइज करवाती जा रही हूँ, तो ध्यान से पेज पलटने से पहले इधर दो, मनीष इधर ध्यान। यहाँ पे बोल रहे हैं रिटर्न ऑफ हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन, जहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, ग्रांट दिया है। याद आ रहा है 50% से ज्यादा गवर्नमेंट अगर ग्रांट देती है तो ऐसे इंस्टीट्यूट की पूरी इनकम एग्जेम्प्ट है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो तुम्हारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, और एनी अदर इंस्टीट्यूट बट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल वाला है, मेडिकल वाला है, कोई भी इंस्टीट्यूट है वो, लेकिन वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए है और गवर्नमेंट ग्रांट 50% से ज्यादा भाई साहब को मिल चुकी है, तो मतलब है कि वो क्या है, उसकी पूरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। एग्जेम्प्ट वालों को तो वैसे ही मना करा है, रिटर्न भरोगे क्या जब तुम्हारी लायबल टू टैक्स ही नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है मैम,
गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल जो है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल जो है ना, उनकी जो इनकम है वो कितनी है, टोटल इनकम सिर्फ 5 करोड़ तक है। ग्रॉस रिसिप्ट बोलना चाहिए कितना है, 5 करोड़ तक है। तो 5 करोड़ तक वालों को, अगर तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस है, तो तुम्हारे लिए भी एग्जेम्पशन है। फिर आता है मैम 1023C। क्या था 1023C मैम? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट है ही नहीं, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात हो गई। फिर बोला है कि लेकिन इनका 5 करोड़ से ज्यादा क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट है। तो बोलते किससे परमिशन लो, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लो। अगर वो तुमको क्या देते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, तो तुम्हारी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये कहाँ का याद दिला रही हूँ, चैरिटेबल। और याद करो, हमने अभी कल ही पढ़ा था क्या, कि अगर ये कोई वायलेशन करते हैं कंडीशन का, तो एओ क्या नहीं कर सकता, खुद से क्या नहीं कैंसिल कर सकता, उनकी एग्जेम्पशन खुद से कैंसिल नहीं कर सकता। उसको पहले उस प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे हैं। फिर वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोलती है कि ठीक है, इसका क्या करते हैं हम, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, तब जाके एओ क्या करेगा, उसका एग्जेम्पशन कैंसिल कर पाएगा। याद आ रहा है? तो ये लॉ ने ही उसको अलाउ नहीं किया। लेकिन फिर इसी से एक कनेक्टिविटी किसकी ली थी फिर चैरिटेबल की, वो 20% वाली, कि अगर तुमको जो ग्रॉस रिसिप्ट हो रही है 20% से ज्यादा है, बिजनेस वाली जो 20% से ज्यादा निकल रही है, तो उस केस में लॉ ने ही परमिट किया है एओ को कि एक काम करो, उस साल की एग्जेम्पशन मत देना, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। तो ये सारे वही ट्रस्ट वाले लोगों को बोल रहे हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा तुम्हारी इनकम है ना, ये वाला जो अंडर सेक्शन 10 का जो अभी पूरा मैंने एग्जेम्पशन बताया तुमको, इसमें एग्जेम्पशन लेने से पहले 2.5 लाख से ऊपर तुम्हारी इनकम है, तो भाई रिटर्न तुमको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। तो जितना हो सका मैंने इधर उधर जहां जहां ये टॉपिक था उसका भी नेक्सेस वापस से दे दिया। ठीक है। फिर आते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैम ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, कैसी बातें करते हो, पीजीबीपी में याद करो, तुम जब डोनेशन देते थे, किसको डोनेशन देते थे, साइंटिफिक रिसर्च वालों को डोनेशन देते थे, अलग अलग जगह डोनेशन देते थे, वहां भी कॉलेज यूनिवर्सिटी सब था। तो है कॉलेज यूनिवर्सिटी, तुमको तो मैंडेटरी, तुमको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है, वो बोले कि हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल मैंडेटरी रिटर्न, या फिर हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल मैंडेटरी रिटर्न, और ऑप्शन दे दी। 3 ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। तो याद इसीलिए रखना पड़ेगा कि मैंडेटरी किसको, तो मैं बोलूं सिर्फ याद रखो किनको, या तो मैंडेटरी याद रख लो, या तो याद रख लो किसको एग्जेम्पशन वाला है, ऑटोमेटिकली बाकी कहाँ कवर हो जाएंगे, एग्जेम्पशन वाले में। तो कोई 3 चीजें याद रखो जो तुम्हारे रेलिवेंस के अकॉर्डिंग। आई वुड सजेस्ट मैंडेटरी याद कर लो, बाकी सारे एग्जेम्पशन के बाद वाले। तो मैंडेटरी कॉलेज के लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए, बिजनेस ट्रस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। बिजनेस ट्रस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट फंड एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, मैंडेटरी। लगे हाथ बिजनेस ट्रस्ट था, बिजनेस ट्रस्ट में क्या लिखा था, एसपीवी किस में इन्वेस्ट करता है। देखो तुम्हारा एक होलसेल रिवीजन जितना पॉसिबल हो सकता है ले रही हूँ, तो तुम लोग को हेल्प भी करेगा और ये भी हो जाएगा कि रिवीजन भी हो गया अपना। सबसे पहले बिजनेस ट्रस्ट के टॉपिक में क्या था, एसपीवी इन्वेस्ट करता है किसमें, बिजनेस ट्रस्ट में। बिजनेस ट्रस्ट कहाँ पे रहता है, बिजनेस ट्रस्ट में कौन इन्वेस्ट करता है, यूनिट होल्डर। अब एसपीवी अपने क्या दे रहा है, शेयर्स दे रहा है, बिजनेस ट्रस्ट क्या दे रहा है, अपने यूनिट्स दे रहा है। याद आ रही है तुमको बात? तो जब ये एक्सचेंज चल रहा है तो भैया ये तो कोई ट्रांसफर नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन जब बिजनेस ट्रस्ट आगे जाके इन शेयर्स को बेचता है, कंफर्म यहाँ पे क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा, पॉइंट नंबर 1। एसपीवी कोई भी क्या देता है, एसपीवी इंटरेस्ट देता है किसको, बिजनेस ट्रस्ट को। कोई टैक्स नहीं लगेगा, पास थ्रू स्टेटस है। और मैंने बुक में भी हाईलाइट करके दिया, ये पास थ्रू स्टेटस लिखना पड़ेगा तुमको आंसर में। जो ब्रेन टीजर बुक है उसमें जो जो चीजें हाईलाइट की है वो लिखनी पड़ेगी तुमको एग्जाम में, तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो वहां पे भी मैंने इसको हाईलाइट किया कि जब एसपीवी क्या करता है, यहाँ पे बिजनेस ट्रस्ट को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट, तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पास थ्रू स्टेटस है। फिर बिजनेस ट्रस्ट क्या दे रहा है, ये इंटरेस्ट किसको दे रहा है, यूनिट होल्डर्स को। तो जब बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है, यूनिट होल्डर्स को इंटरेस्ट देता है, तब पास थ्रू स्टेटस नहीं है, तब टैक्स लगेगा और कंपलसरी लगेगा ही लगेगा यूनिट होल्डर्स के हैंड में। अब ये भी पढ़ लो कि बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए आया था, है नॉन रेसिडेंट सिर्फ तुम्हारे लिए था ये। तो इसका मतलब नॉन रेसिडेंट को 5% पे टैक्स करेंगे। ये जो इंटरेस्ट दिया है ना, कितने परसेंट पे टैक्स होता है, 5%। और हमको नहीं चाहिए भैया वो नॉन रेसिडेंट, यही टैक्स पे करो, रिटर्न से छुट्टी करो। मतलब जितना इनका टीडीएस है
उतना इनका रिटर्न का क्या है, उनका क्या है, टैक्स है। तो टैक्स 5% लगा रहे हैं तो टीडीएस भी 5% लेंगे। तभी तो देखो आज ही तुमने पढ़ा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है रिटर्न से। क्यों? क्योंकि जितना इनका टैक्स था वही टीडीएस का रेट लिया, तुमसे टैक्स लिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया उन्होंने, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिटर्न। तो कुछ नया नहीं किया इन्होंने, टैक्स ले लिया, खत्म किया, और रिटर्न से तुमको बोल दिया तुम एग्जेम्प्ट करे जाते हो। ये हुई तुम्हारे इंटरेस्ट की बात, और ये वाले चैप्टर से तुमको इसका नेक्सस दिया। फिर आती है बात डिविडेंड की। मैम फिर रेसिडेंट का क्या, रेसिडेंट भी तो हमारे बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते, तो रेसिडेंट के लिए क्या बोला था, तुम्हारे लिए नहीं था ये बिजनेस ट्रस्ट, क्यों आए, नॉर्मल रेट पे तुमको टैक्सेबल करेंगे। तो रेसिडेंट को अगर इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है तो नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होगी, लेकिन अब तुमसे तो रिटर्न हमको भरवाना है, तो नॉर्मल का नॉर्मल तो टीडीएस लेंगे नहीं तुमसे, तुमसे सिर्फ 10% टीडीएस लेंगे, बाकी का रिटर्न भर के हमारा क्या करना, सेट ऑफ करते रहना, हमको नेट ऑफ उधर करवाना है। तो आर यू गेटिंग द लॉजिक, कैसे याद करने हैं ये टैक्स रेट। फिर क्या होता है, इसने मुझे डिविडेंड दिया, मतलब एसपीवी ने बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड दिया। अगेन क्या है, डिविडेंड नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ whom, नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। पर यहाँ पे यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल हो सकता है, होगा क्या, ये कंपल्शन नहीं है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारी एसपीवी पे। एसपीवी अगर 115BAA लेती, मैम ये 115BAA के याद किया था, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, कौन याद दिला सकता है, 115BAA तो कुछ था, क्या था, जल्दी से। कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स मैम कितना था, 22%। 22%। एसपीवी वाले ने अगर चूज कर लिया, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को ही तो दिया है ये, कि डोमेस्टिक कंपनी अगर तुम 22% पे चूज करते हो तो फिर क्या होगा, वो तुम कंसेशन पे कर रहे हो, तो अब वो कंसेशन हम कहाँ से रिकवर करेंगे, अब यूनिट होल्डर डिविडेंड तुमको भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा डिविडेंड पे टैक्स। लेकिन अगर उसने 115BAA नहीं दिया, मतलब वो कंप्लीट टैक्स पे कर रहा है, 30% पे टैक्स पे कर रहा है, तो जब तुम 30% पे टैक्स पे कर रहे हो, इसका मतलब हमको यहीं से टैक्स पूरा मिल गया। अब डिविडेंड ऑल्सो एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, दिस वाज द होल लॉजिक। डिविडेंड भी देख लेते हैं, हमने बोला था नॉन रेसिडेंट तुम्हारे लिए ही है, किसके लिए नहीं था, रेसिडेंट के लिए नहीं था, तो है नॉन रेसिडेंट 10% पे हमको क्या चाहिए, टैक्स, तो टीडीएस का रेट भी कितना लेंगे, 10%, क्योंकि हमको रिटर्न फाइलिंग नहीं करवाना। फिर हमारा रेसिडेंट तुम्हारे लिए तो भैया था ही नहीं, हमने तो मना ही किया था तुमको, तुमने सुनी नहीं बात, तो वहां पे नॉर्मल रेट पे उनके लिए टैक्स होगा और टीडीएस कितना, अगेन 10% तुम्हारा टीडीएस रहेगा। फिर इसके बाद वो वाले इन्वेस्टमेंट फंड जो कौन से हैं, रेंटल वाले होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, तो हमने वहां समझा था ये तो किसी के लिए भी नहीं, मतलब सबको एक ही नजर से देखता है, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, अगर उसको रेंटल इनकम मिल रही है, क्या मिल रहा है, रेंटल इनकम मिल रही है, तो तुम भी और तुम भी, दोनों, तुम्हारी बात करें, दोनों के लिए नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होगा। लेकिन हमको रिटर्न किससे नहीं भरवाना, नॉन रेसिडेंट से नहीं भरवाना, तो तुम्हारा जितना टैक्स रेट है उतना ही तुम्हारा टीडीएस का रेट, मतलब नॉर्मल तुम्हारा टैक्स रेट है और इस जगह पे नॉर्मली तुम्हारा टीडीएस का रेट होगा। रेसिडेंट तुमसे तो रिटर्न भरवाना है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा 10% पे ही टीडीएस रहेगा। इस तरह से याद करना, इसका छोटा सा क्रक्स दूं तो हमारा जो रेसिडेंट है उसका टीडीएस रेट ऑलवेज 10% है और उसका टैक्स रेट ऑलवेज नॉर्मल रेट है, तुम देख लेना आप करके, रेसिडेंट का पूरा टैक्स रेट नॉर्मल है, टीडीएस रेट 10% है। अब बचा हमारा नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट का जो टैक्स रेट है इक्वल टू वही उसका क्या है, टीडीएस का रेट है, तो नॉन रेसिडेंट के टैक्स रेट याद कर लेना, और बाकी तो नॉर्मल है और 10% का टीडीएस है, ठीक है। इसके अलावा मैम कोई भी इनकम होती है किसको, बिजनेस ट्रस्ट को, एमएमआर की रेट पे क्या होगी, टैक्सेबल होगी। और हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कितने पे टैक्सेबल होगा, बोलो कितने पे होता है, 10 कि 20, मैम 20%। 20% पे। और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला 111 है, वो 15 हो गया तुम्हारा बिजनेस ट्रस्ट, यहीं पे खत्म, ठीक है। फिर आते हैं बिजनेस ट्रस्ट को भी मैंडेटरी है, और बिजनेस ट्रस्ट में और इन्वेस्टमेंट फंड में एक चीज कॉमन थी, अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी करोगे तो क्रेडिट बेसिस पे सामने वाले को टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस प्रोपोर्शन में तुम कमाते हो उसी प्रोपोर्शन में वो भी क्या करेंगे, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से टैक्स पे करेंगे। तुम पीजीबीपी का 20 लाख कमा रहे हो और साथ में कैपिटल गेन का 20 लाख है, तो उनका भी क्या होगा, 1:1 का ही रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन में माना जाएगा। तो इनके लिए भी मैंडेटरी। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट फंड, तो लगे हाथ इन्वेस्टमेंट फंड में क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट फंड बोलता है मेरे लिए पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल है,
तो यूनिट होल्डर्स के लिए क्या होगा, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होगी। मतलब इन्वेस्टमेंट फंड पीजीबीपी पे टैक्स पे करता है तो उसकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। तो यूनिट होल्डर्स जो है, यूनिट होल्डर्स के लिए सारी इनकम टैक्सेबल है, पीजीबीपी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब वो दिन आ गया है 31 मार्च 2019। इस दिन से यहाँ पे बोला जाता है, देखो पहले तुम क्या करते थे, सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इन्वेस्टमेंट फंड को क्या बोला, तुम सिर्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब हम बोल रहे हैं क्यों इनकम क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तुमको क्या करना चाहिए, सामने वाले को लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वो फायदा भी तो ले पाए भाई लॉसेस का। तो 31 मार्च 2019 से बोला गया कि अब लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन्वेस्टमेंट फंड के। पर 31 मार्च 2019 को देखना पड़ेगा कहीं एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं आ रहे, पहले की कैरी फॉरवर्ड हो के एक्यूमुलेट भी तो हो सकते हैं 31 मार्च को लॉस, याद आ रहा है। तो वहां तुम्हें दो कंडीशन देखनी, क्या, अगर इस दिन लॉसेस हैं तो सबसे पहली कंडीशन, जिसने आज के दिन वो यूनिट्स होल्ड करके रखे हैं एज ऑन डेट, एज ऑन डेट, जिसने आज के दिन होल्ड करके रखे सिर्फ उसी को लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मैम पीजीबीपी के लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नहीं, सिर्फ पीजीबीपी को छोड़ के बाकी जितने भी सोर्सेज है उसी के लॉस क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मैम ऐसा क्यों, क्योंकि पीजीबीपी का टैक्स पे करने वाला इन्वेस्टमेंट फंड है, तो उसके लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट फंड ही करेगा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था कि एक तो तुमने एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कंडीशन क्या थी, एज ऑन डेट होल्डिंग होनी चाहिए। अब बात आती है इसके बाद भी तो मैम आगे के जमाने में लॉस आएंगे, 2020 2021 22 सब लॉसेस होते भी तो रहेंगे। उन लॉसेस की कंडीशन ये है कि जो यूनिट होल्डर है एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट 12 मंथ क्या करेगा, उस यूनिट को होल्ड करेगा। अगर उसने एटलीस्ट 12 मंथ क्या की है, यूनिट होल्ड करके रखी है, तभी उसको अदर सोर्सेज मतलब पीजीबीपी को छोड़ के बाकी जितने भी हेड है, अदर हेड के क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होंगे किसका, लॉसेस का। फिर और क्या देखा था, लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इन्वेस्टमेंट फंड सेट ऑफ जितना करना है, जितना पॉसिबल सेट ऑफ है पहले पूरा सेट ऑफ करेगा, हर हेड से सेट ऑफ करेगा, इंटर हेड भी इंटर हेड भी सारे सेट ऑफ करने के बाद जो बचता है ना अदर हेड्स का, वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फंड की कहानी भी वही है, सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन, डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी हुआ है तो अभी तो उनको एक्रूअल बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट फंड बिजनेस ट्रस्ट को कंपल्शन है, किस चीज का कंपल्शन है, कि उसको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। आ जाओ फिर वापस असेसमेंट प्रोसीजर पे घूम के, तो टू द एक्सटेंट जितना पॉसिबल हो रहा है कि एक जर्नी पूरी ले लेते हैं डीटीपी, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न, रिटर्न का वेरिफिकेशन एक बार रीडिंग वाला पार्ट है। टू बी फ्रैंक, इंडिविजुअल खुद भी कर सकता है, इंडिविजुअल अगर इंडिया में नहीं है या फिर क्या हो गया है, दिमाग से पैदल हो गया है, तो उस केस में वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को बोल सकता है कि तुम क्या कर दो, इसको वेरीफाई कर दो। मैं इसको थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एचयूएफ में करता होगा, अगर करता भाई साहब इंडिया में नहीं है, करता का भी क्या हो गया, दिमाग से पैदल हो गए हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, कोई एडल्ट को बोलेंगे, एडल्ट को बोलेंगे, कोई भी मेंबर नहीं चलेगा, वहां हाईलाइट कर लो, कोई एडल्ट मेंबर ही होगा। फिर उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म में मैनेजिंग पार्टनर होगा, या फिर मैनेजिंग पार्टनर नहीं तो फिर एडल्ट पार्टनर ही होगा, बड़े लोग ही होने चाहिए, ठीक है, तो एडल्ट होगा। फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी में कौन होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर, और डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर, देखो एलएलपी में एडल्ट का फंडा नहीं है, एलएलपी में कोई भी पार्टनर चलेगा, या फिर जिसे आपने प्रिस्क्राइब किया है। अब प्रिस्क्राइब किसको किया है, तो नीचे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, उस पे आ जाओ, हरियाली पे लिखा है, पर्सन अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज एंड फंक्शन एज एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। याद आता है जिन लोग को फर्स्ट ग्रुप दिया है, क्या याद आता होगा, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, तुम्हारा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में एक आईआरपी अपॉइंट होता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, जो तुम्हारे पूरे इंसॉल्वेंसी की चीजों को क्या करेगा, देख रेख करेगा। तो अगर उसको भी तुमने ऑथोराइज किया एलएलपी, तो वो भी क्या कर सकता है, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न कर सकता है। यहाँ लॉ तो मैं रिवाइज नहीं करवाने वाली, तो यहाँ पे सिर्फ तुम इतना ही समझो कि यहाँ पे आरपी और आईआरपी होते हैं जो आईबीसी की पूरी प्रोसीजर्स देखते हैं, उनको भी तुम ऑथोराइज कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है कंपनी, कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं तो कोई भी डायरेक्टर या फिर वही ऑथोराइज पर्सन, क्योंकि आईबीसी किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई भी पर्सन हो, तो यहाँ पे भी ऑथोराइज पर्सन तुम्हारा आईआरपी आरपी हो सकता है। फिर
लिक्विडेशन के टाइम लिक्विडेटर होगा, या फिर एप्लीकेशन आईआरपी को, वही इंसॉल्वेंसी के लिए तुम एप्लीकेशन कर रहे हो तो फिर से तुम्हारा आईआरपी आरपी हो सकते हैं, ठीक है। फिर पॉलिटिकल पार्टी का सीईओ होगा, लोकल अथॉरिटी का प्रिंसिपल ऑफिसर होगा। कंप्लीटली लर्निंग है, बाय चांस एमसीक्यू आ जाए तो आ जाए, तो इसके ऊपर एक बार लिख लो वन टाइम रीडिंग, और जो हाईलाइट किया उसको एक बार ध्यान रखना, वन टाइम रीडिंग। और इसमें भी रीड करते वक्त पता है क्या भूलोगे, लोकल अथॉरिटी का ध्यान नहीं रहेगा कि लोकल अथॉरिटी का प्रिंसिपल ऑफिसर है, तो उसको स्टार कर लो। पॉलिटिकल पार्टी ध्यान नहीं रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी का सीईओ है, उसको स्टार कर लो। तो जो थोड़े से नए टाइप के इंडिविजुअल, तो तुमको भी पता है कौन कर सकता है, तो जो नए टाइप के उसको ज्यादा एग्जाम टाइम पे बस एक बार ध्यान देना, ठीक है। बाकी तो तुम मन से भी करके आ पाओगे, इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। चलो, फिर आधार वेरिफिकेशन की बात आती है, आधार नंबर की बात आती है, तो बोलते भैया आधार को लिंक करना पड़ेगा तुमको किससे, पेन से। तो लास्ट डेट दे रखी अब कि अगर तुम्हारा वो ग्रीन ग्रीन पे आ जाओ, हरियाली पे, अगर पेन और आधार तुम्हारा 31 मार्च 2022 तक लिंक नहीं हुआ, तो इसके बाद अब जब तुम लिंक करोगे तो 1000 की क्या लगेगी, फीस लगेगी। तो ये एमसीक्यू में जरूर आ सकता है कि अगर तुमने इस डेट तक, या तो पूछेंगे किस डेट तक लिंकिंग करनी है, वो एमसीक्यू में आएगा, या फिर डेट दे देंगे और पूछेंगे कि फीस कितनी लगेगी, तो वो एमसीक्यू में आएगा। तो 1000 की तुम्हें क्या लग सकती है, फीस। और ध्यान से, हमारा इंस्टीट्यूट इतना सीधा होता तो बात ही क्या थी। इंस्टीट्यूट तुमसे पूछ रहा है द पर्सन, कोई पर्सन है हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, द पर्सन इज नॉट सिटीजन, एन इंडिविजुअल, एज भी दे दी उसकी, एन इंडिविजुअल एज इज व्हाट 79 years, he is not a citizen of India, has not linked his pen with the Aadhaar card till the date prescribed under the act. What would be the fees? A 1000, B 2000, C 5000, D none of the above. तो याद रखना, जिनको आधार, हाँ, जिनको आधार की जरूरत ही नहीं है उनको फीस की भी क्या जरूरत है, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर 80 की एज है, लिख भी दिया, 81 की एज है, भावनाओं में बह गए, ओहो 81 की एज है, ऐसा नहीं, साथ साथ में देखते जाना कि 80 की एज भी है तो एनी टाइम उनको भी अलाउड नहीं है भाई। 80 के बाद भगवान से लिंकिंग होती है ऐसा माना जाता है, तो यहाँ पे लिंकिंग तुम आधार से ना ही कराओ तो बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग, मेघालय के लोग, आसाम के लोग, तो बॉक्स में पता है किसको करना है, बॉक्स बना लो, तुमको रीड सिर्फ ये करना है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाले पार्ट से जिन जिन को एक्सेप्शन दिया वो रीड करोगे, और डायरेक्ट हाईलाइट करो 1000 वाला पॉइंट, तो तुम्हें पता होगा इसी से एमसीक्यू कुछ भी बन के आ सकता है। तो मेघालय हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, आसाम हो गया। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप सिटीजन नहीं हो, या फिर आपकी एज 80 से ज्यादा, 80 पे भी है, 80 या 80 से ज्यादा है तो, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद आते हैं हम किस पे, पेन। तो पेन मैंने बोला था एक बार रीड करना है, उससे ज्यादा इस पेन नामक चीज में कुछ भी नहीं है। आ जाओ 292 पे। 292 किस चीज का है, 292 बोलता है कि अगर सपोज करो तुम्हारे पास पेन नहीं है, क्या बोलता है, एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट कोर्ट हिज पेन। ये जो तुमने अभी पढ़ा था कि हर जगह पेन देना है, नहीं तो इतनी पेनल्टी, पेन देना है इतनी पेनल्टी। अगर तुम पेन इंटीमेट नहीं कर पाते तो तुम आधार नंबर दे दो। तो अगर तुमने आधार दे दिया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पेन की एप्लीकेशन चली जाएगी और तुम्हारा पेन नंबर आ जाएगा। तो बोल रहे कि पेन इज इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल का मतलब है कि जहां पेन कोड करना था और तुम्हारे पास पेन नहीं है तो आधार नंबर कोड कर दो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए क्या होगी, पेन की एप्लीकेशन जाएगी। तो यहाँ पे बोलते हैं इंस्टेड ऑफ पेन आधार कोड कर दो, तो आधार भी चल जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं कि तुम पेन ले ही नहीं रहे हो, आधार आधार लेके घूमो। एक बार ऐसा होगा तो तुमको क्या हो जाएगा, इसकी जगह तुम इसको यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी पेन की क्या जाती है, फिर एप्लीकेशन जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम 272 भी, इसको स्टार मार्क कर लो। कब कब ये पेनल्टी लगती है, तो याद है 272 भी बोला है, फेल टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ 139A। 139A क्या पढ़ा था तुमने, ए फॉर, याद करो, चैरिटेबल। तो चैरिटेबल ट्रस्ट है तो मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 जाएगी। 100 रुपए पर डे जरूर होगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी जाएगी, 10,000। पेन कोड नहीं किया तो 10,000 ईच डिफॉल्ट की पेनल्टी, हर डिफॉल्ट की पेनल्टी क्या होती है, 10,000 होती है। फिर उसके बाद
पर्सन कुछ प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हो, पेन और आधार नहीं दे रहे, तो भी 10,000 ईच डिफॉल्ट है। इन शॉर्ट रिटर्न फाइलिंग के केस में 10,000 मैक्सिमम है, और बाकी सारे अगर डिफॉल्ट है तो ईच डिफॉल्ट का क्या है 10,000 तुम्हारा होगा। ठीक है, फिर आते हैं अपन टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। तो बोलते हैं कि ये जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर हैं ये सबसे पहले इंडिविजुअल ही होता है, तो हाईलाइट दैट सेकंड पॉइंट, ये इंडिविजुअल है। एंड हु हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय सीबीडीटी, जिनको ऑथराइजेशन नहीं मिला वो भी तुम्हारे क्या नहीं हो सकते, टीआरपी नहीं हो सकते। तो इंडिविजुअल ऑथोराइज टू एक्ट एज टीआरपी, ठीक है, कौन देगा, सीबीडीटी। पर कौन नहीं हो सकते भाई, सीए, लीगल प्रैक्टिशनर, ऑफिसर ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक, इनको मना कर रहे हैं। स्पेसिफाइड क्लास के एम्प्लॉय, इनको मना कर रहे हो। स्पेसिफाइड क्लास क्या है, कोई कंपनी या जिनका ऑडिट होता है। तो इसमें तुमको अच्छे से पढ़ना है 2 और 3 पॉइंट। टीआरपी कौन होता है, इंडिविजुअल, सीबीडीटी ऑथराइज करता है, सीए नहीं हो सकता, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता, एम्प्लॉय स्पेसिफाइड क्लास का नहीं हो सकता, ऑफिसर नहीं हो सकता शेड्यूल्ड बैंक का। सीए को मना किया, लीगल प्रैक्टिशनर को मना किया, शेड्यूल्ड बैंक के ऑफिसर को मना किया, एम्प्लॉय को मना किया कंपनी के या फिर जिनका ऑडिट होता है उनको मना किया, सीडब्ल्यूए को मना नहीं किया, सीएस को मना नहीं किया। बाकी सब लोग टीआरपी हो सकते हैं, लेकिन ये तो स्पेसिफिकली क्या नहीं हो सकते, टीआरपी नहीं हो सकते। तो क्या लिखोगे, सीएस एंड सीडब्ल्यूए लिख के क्रॉस कर दो, इनको मना नहीं किया गया, इनको ये लोग ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पार्ट्स उधर बचे थे दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ये तुम्हारा लाइट मोड चल रहा है, भारी मोड से पहले। ठीक है, चलो इसके बाद हमने क्या किया, सेल्फ असेसमेंट पढ़ा था, एनेक्सियलेस रिटर्न, इसको तुम सिर्फ रीड करो, ओनली रीड, और फिर उसके बाद एग्जाम टाइम पे इसको दर्शन भी मत करना, ओनली रीड। ठीक है, वो भी सिर्फ रीडिंग, क्योंकि हम पढ़ेंगे एक एक चीज जो दी है इसलिए रीडिंग। ठीक है, चलो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जब तुम खुद ही सेल्फ असेस करके रिटर्न फाइल करते हो उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसमें हाईलाइट करो, इसमें इफ शॉर्ट पेमेंट, अगर कोई शॉर्ट पेमेंट करते हो तो पहले एडजस्ट होगा फिट के साथ, FIT लिख दो। फर्स्ट कैसे एडजस्टमेंट होगा, फिट वाला। अब फिट मतलब क्या, पहले फीस एडजस्ट करेंगे, फिर इंटरेस्ट, और फिर टैक्स एडजस्ट होगा। तो फिटनेस के साथ पूरी काम होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले तुमको 15,000 रुपए बोला था भरने के लिए एज अ टैक्स, तुम्हारा इंटरेस्ट भी लग रहा था, तुम पे फीस भी लग रही थी, तुमको बोला था अब तुमको मैं एडवांस टैक्स का क्या दूंगी, एक शीट दूंगी। एडवांस टैक्स का ये वाली चीज ना एडवांस टैक्स के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होती है, यहाँ ये कुछ एप्लीकेबल नहीं होगी। ये कहाँ अप्लाई होगी, एडवांस टैक्स के क्वेश्चंस में। तो एडवांस टैक्स के जो मैंने लेक्चर अपलोड किए ना यूट्यूब पे, वो तब देखना जब सारा कोर्स हो चुका हो, तभी देखना उसको इतनी डिटेल में, तभी देखना। ठीक है, तो वहां पे इसके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व भी करवाए हैं कि वहां पे क्या होता है, सपोज तुम्हारा पूरी लाइबिलिटी टोटल इंटरेस्ट फीस सब कुछ मिला के कितनी आ रही है, 15,000 आ रही है, तुम भर कितना रहे हो, 5,000। तो वो किस पे एडजस्ट करेंगे, पहले क्या माने तुमने, फीस भरी, क्या माने इंटरेस्ट माना, टैक्स माने, क्या माने, तो फिट होता है। फिट मतलब पहले फीस एडजस्ट करेंगे, फिर इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे, फिर तुम्हारा टैक्स एडजस्ट होगा। तो बस वो वर्ड हाईलाइट कर लो यहाँ पे, शॉर्ट पेमेंट हाईलाइट करो, शॉर्ट पेमेंट, और फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट वाले पूरा रेड वाला हाईलाइट कर लो। सिर्फ शॉर्ट पेमेंट और फिर पूरा की पूरा क्या करना है, हाईलाइट करना है। एक सेकंड।
अब हमने 142(2) क्या करा था, 142(2)(1) में रिया वाला नोटिस था। रिया वाला नोटिस एओ इशू कर सकता है, एओ के अलावा कोई भी अथॉरिटी इशू कर सकती है, लेकिन आईटीओ से नीचे वाले कोई भी नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे बोला था इशू करना है। इशू का मीनिंग भी समझ लिया था कि जब हम पोस्ट ऑफिस वाले भैया को देंगे उसे इशू माना जाता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हो, यहाँ पे रिटर्न के लिए बोल सकते हो। तो 1 वाला नोटिस जो है क्लॉज 1 वाला, वो रिटर्न फाइल नहीं किया तब आता है। लिखा वो 139(1) है, लेकिन हमने समझ लिया था इट्स नॉट ओनली 139(1), वो 3 भी है 4 भी है। फिर इसके बाद बोलते हैं कि अगर आपको इंफॉर्मेशन के लिए बात करनी है तो इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट की 3 साल की मंगवाई जा सकती है। और अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मंगवाना चाहते हो जो कहाँ पे नहीं लिख के रखी है, कहाँ पे तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी, उस असेट लायबिलिटी को मंगवाना चाहते हो तो पहले परमिशन ज्वाइंट कमिश्नर की लो। फिर हमने ये भी चेक कर लिया था ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर खुद ही इशू करे नोटिस तो वो तो खुद ही इशू करे, तो वहाँ परमिशन वाली चीजें नहीं आती। स्पेशल ऑडिट क्या था, स्पेशल ऑडिट में क्या देखा था कि स्पेशल ऑडिट अगर करवाना है तो बहुत सारी एक साथ कंडीशन थी। सबसे पहले था एओ को लगना चाहिए, फिर एओ को परमिशन सीआईटी पीसीआईटी से लेनी पड़ेगी। ये तभी लगेगा उसको जब या तो वॉल्यूम पे डाउट है या फिर करेक्टनेस पे डाउट है या नेचर पे डाउट है, एंड प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होना ही चाहिए। ये सब होने के बाद उसको क्या करना होता है, सीए कौन अपॉइंट करेगा, सीआईटी पीसीआईटी ही सीए अपॉइंट करेंगे। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि ऑलरेडी तुम्हारा टैक्स ऑडिट हो गया है, किसी अदर लॉ में भी ऑडिट हो गया, तब भी तुमको यहाँ पे करवाना ही पड़ेगा ऑडिट। फिर इसके बाद क्या बोला है कि मैक्सिमम कितने टाइम देंगे, 180 दिन का। यहाँ हमने लिख लिया था एक चीज कि सीए नहीं चाहता एक्सटेंशन मांगने के लिए, कौन जा सकता है, असेसी जा सकता है या फिर स्यूमोटो, वो तुमको ये स्पेशल ऑडिट का एक्सटेंशन दे सकते हैं। यहाँ देखा था अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना कंपलसरी है, नहीं दिया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तब क्या करेंगे, तब वो रीट पिटीशन फाइल कर देगा कि देखो मेरे को एक तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी और मेरे को स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं। अगर रिट पिटीशन में भी बात नहीं बनी तो स्पेशल रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर इसके बाद यहाँ था अगर तुम स्पेशल ऑडिट का कंप्लायंस नहीं करवाओगे तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और इसमें एक एक्सेप्शन था, अगर तुमने यहाँ कंप्लायंस नहीं किया और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के टाइम अगर ये स्पेशल ऑडिट करवा रहे हो, पहले स्पेशल ऑडिट नहीं हो रहा है, तुमने रिया का नोटिस कंप्लाई नहीं किया, हमको अब तो लगा कि अब तो तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा और रिया के नोटिस के बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है, कोई भी कंडीशन है जिसमें बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होना चाहिए, उसके बाद अगर हम ये असेसमेंट कर रहे हैं तो हम तुमको ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इस स्पेशल ऑडिट की नहीं देंगे। ये इसका एक्सेप्शन था। वैल्यूएशन ऑफिसर के केस में पहली बार तो हमारे एओ को इज्जत मिली थी कि भैया जो इच्छा हो कर लो, जो वैल्यूएशन आएगी एक्सेप्ट करना है करना, नहीं आएगी मत करना, लेकिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जहां पे तुमने क्या किया, रेफरेंस किया, वहां से वहां तक तुम्हारा वैल्यूएशन कंप्लीट होना चाहिए। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न क्या था, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न होता है इंटीमेशन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, तुम्हारा रिटर्न का इंटीमेशन चले जाना चाहिए। इनको क्या क्या लगता है, अरिथमेटिकल एरर लगती है, इनकरेक्ट क्लेम लगते हैं, या फिर कोई भी क्या है लॉसेस है डिसअलाउ करने चाहिए। तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ है, तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में कोई इनकम इंक्रीज करके रखी तो वो यहाँ पे हम रिटर्न में भी उसका वैसा ही इफेक्ट देंगे ही देंगे। तुम्हें पहले 30 दिन दिए जाएंगे, 30 दिन में अगर तुम कुछ भी बता देते हो, जवाब दे देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हम कर चुके होंगे। फिर इसके बाद हमने 143(1)D क्या देखा था, इंटीमेशन आ भी जाए तो भी स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है, और स्क्रूटनी का नोटिस आ जाए तो भी तुम्हारा क्या हो सकता है, इंटीमेशन हो सकता है, मतलब इंटीमेशन इश्यू होगा। फिर यहाँ पे एक चीज और बोली थी, भले ही स्क्रूटनी का नोटिस, ध्यान से, स्क्रूटनी का नोटिस चला गया और एओ को लगता है कि यहाँ पे ये रिफंड अगर हमने इश्यू कर दिया ना तो ये रेवेन्यू को दिक्कत देगा, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होगा, तो वो विथहोल्ड तो कर सकता है रिफंड, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी फिर से, किससे, पीसीआईटी सीसीआईटी से परमिशन लेगा, इन राइटिंग लिख के देना पड़ेगा कि रीजन क्या था कि वो रिफंड को क्या करना चाहता है, विथहोल्ड करना चाहता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देनी पड़ेगी। फिर स्क्रूटनी नोटिस था, स्क्रूटनी नोटिस तो भैया इशू करना है कि सर्व करना है, सर्व करना है, इशू करना है कि सर्व करना है, सर्व करना है। अब सुनना ध्यान से, लिंकेज दे रही हूँ, स्क्रूटनी नोटिस सर्व करना होता है कब तक, 3 months from the end of the financial year in which return is filed। इसका लिंकेज आज तुम्हारा 147 पे जाएगा, इसको अब भी ध्यान से रख लो, 3 months from the end of the financial year in which the return is
filed in which the return is filed. ठीक है, तो 3 months from the end of the financial year in which the return is filed, ये हो गया. रिटर्न फाइल किया, स्क्रूटनी होगी. रिटर्न फाइल नहीं किया, स्क्रूटनी नहीं हो सकती है. ये बात ध्यान रखनी थी. इसके अंदर कौन नोटिस इशू कर सकता है? भाई वही लोग जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तुमसे इंफॉर्मेशन वगैरह मंगवा सकते हैं, वही क्या कर सकते हैं, नोटिस इशू कर सकते हैं. और हमने रिया वाले नोटिस को किससे कंपेयर करके देखा था? पूरे स्क्रूटनी वाले नोटिस से कंपेयर करके लिख भी लिया था. फिर आता है स्क्रूटनी का ऑर्डर कब तक हो जाना चाहिए. देखो, स्क्रूटनी का एकमात्र रिटर्न ऐसा है, स्क्रूटनी का रेगुलर असेसमेंट ऐसा, उसमें इनकम कम भी हो सकती है, उसमें इनकम बढ़ भी सकती है. तो जो तुमने रिटर्न्ड इनकम लिखी है उससे कम भी जा सकते हो रिटर्न्ड इनकम से, और रिटर्न इनकम से ज्यादा भी जा सकते हो. इसके बाद जितने असेसमेंट होंगे उसमें रिटर्न इनकम पे कोई चेंज नहीं होता. असेस्ड इनकम ऊपर नीचे हो सकती है अगर उसमें भी तुम्हारा रिवीजन होता है या अपील होती है तो. डन. फिर इसके बाद आता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब कब होगा. तो यहाँ कुछ लिखा था हमने, ये भी है बेस्ट जजमेंट के रीजन, और आगे भी लिख के रखे हैं क्या, बेस्ट जजमेंट के रीजन. तो पहला रीजन क्या है बेस्ट जजमेंट का? तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया ड्यू डेट तक. तुमने क्या नहीं किया? रिया के नोटिस को कंप्लाई नहीं किया. तुमने जो डायरेक्शन स्पेशल ऑडिट का दिया था उसको कंप्लाई नहीं किया. तुमने क्या नहीं किया? स्क्रूटनी के नोटिस में हमारी बात नहीं मानी. तो हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके स्क्रूटनी करेंगे. लेकिन रिया का नोटिस कंप्लाई नहीं किया तो कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बेस्ट जजमेंट में नहीं मिलता. बेस्ट जजमेंट एडहॉक बेसिस पे नहीं होता है, उसके लिए भी एविडेंशियल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बेस्ट जजमेंट किया. कब तक कंप्लीट होना चाहिए मैम स्क्रूटनी एंड बेस्ट जजमेंट? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, और ये 21-22 से लग चुका है, दैट मीन्स रेट्रोस्पेक्टिव है. फिर आता है हमारा जॉइंट कमिश्नर भाई साहब की पावर. चाहे तो एओ बोलेगा, चाहे तो एओ बोलेगा कि भाई ज्वाइंट कमिश्नर डायरेक्शन दे दो. असेसी भी बोल सकता है, ज्वाइंट कमिश्नर खुद की इच्छा से भी डायरेक्शन दे सकता है. और वो बाइंडिंग किस पे होगा? असेसी पे नहीं, वो एओ के ऊपर बाइंडिंग होगा उसका जजमेंट. ठीक है, तो हाईलाइट दैट डायरेक्शन बाइंडिंग ऑन एओ, मतलब एओ अपील के लिए नहीं जा सकता है यहाँ पे. मैम डायरेक्शन अगर हो जाए, हाँ हो जाए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के अगेंस्ट तो अपील होती ही नहीं है वैसे भी. ठीक है, तो ये नॉन अपीलेबल होता है. इसके बाद फेसलेस है. 144C पे जल्दी से आ जाओ. डीआरपी, आई होप कि पूरा गो थ्रू हो गया होगा. ठीक है, चलो. डीआरपी क्या है हमारा? डीआरपी है एओ. हाँ बोलो. एओ क्या करेगा? एओ जिन जिन लोगों को डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के एप्लीकेशन लगती है उनको कभी भी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देता है. ठीक है, सबसे पहले फॉरेन कंपनी को नहीं देगा, नॉन रेसिडेंट को नहीं देगा, या फिर वो लोग जिन पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं उनको पहले ड्राफ्ट ऑर्डर जाएगा. ड्राफ्ट ऑर्डर जाएगा, उनके पास 30 दिन होंगे कि इच्छा है तो ऑब्जेक्शन कर लो, नहीं इच्छा तो एक्सेप्ट कर लो. सामने वाला अगर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये नेक्स्ट मंथ में क्या कर देता है, नेक्स्ट 30 डेज में उनको क्या दे देता है? ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर दे देता है. लेकिन अगर सामने वाले ने ऑब्जेक्ट किया तो फिर डीआरपी के पास जाएगी. फिर डीआरपी जब ऑर्डर देगा उसके 1 महीने के अंदर वो क्या करेगा? अपना फाइनल ऑर्डर देगा. डीआरपी को ऑर्डर कब तक कंप्लीट करना होता है? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ. जब ड्राफ्ट ऑर्डर एससीसी को फॉरवर्ड किया था, ये हाईलाइट करना, यहाँ टाइम लिमिट में गड़बड़ है. ठीक है, एससीसी को जब फॉरवर्ड किया था वहां से 9 महीने डीआरपी के पास होते हैं. मैम डीआरपी का ऑर्डर किस पे बाइंडिंग है? एओ. एओ एओ कौन होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ही हमारे होते हैं. लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं है, वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर होता ही नहीं है. तो डेप्यूटी, असिस्टेंट या फिर एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ही होते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं, हमने डायरेक्ट किया था किसके ऊपर, आ जाओ तुम. हाँ, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला 145 सबसेक्शन 3, ये भी बेस्ट जजमेंट के रीजन ही है. और इसको लिखना है अगर आ जाए कि कब कब बेस्ट जजमेंट होता है, तो पेज 304 पे क्या लिखा है? 145 सबसेक्शन 3. करेक्टनेस पे डाउट है, ठीक है. कंप्लीटनेस पे डाउट है, ठीक है. तुम करेक्ट मेथड तो फॉलो ही नहीं कर रहे रेगुलरली, कभी कैश मेथड पे, कभी एक्रूअल पे, कभी कैश पे, कभी एक्रूअल पे, या फिर आईसीडीएस ढंग से फॉलो नहीं हो पा रहे तुमसे, तब भी तुम्हारा क्या होता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी अभी के अभी अपन ने देखा कि कौन ए होता है कौन नहीं होता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट आता है कि देखो एओ का जुरिस्डिक्शन किस किस बेसिस पे हो सकता है? टेरिटरी के बेसिस पे हो सकता है, क्लास ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ इनकम और अदर क्लासेस के बेसिस पे. ये एमसीक्यू का पॉइंट था, मैंने बोल दिया था.
तो ज्यूरिसडिक्शन कैसे देखोगे, तो बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन में आप देखो कहाँ कहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होगा, कौन लोग वहां रहते हैं, किनका प्रिंसिपल ऑफिस वहां पे, और कौन बिजनेस प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं वहां पे, ये चीजें हमने देखी थी। फिर अगर रिटर्न फाइल करते हो, रिटर्न फाइल नहीं करते हो, तो एओ के पास कितना टाइम है, एसएससी चैलेंज कर सकता है, तो उसका टाइम लिमिट यहाँ दिया। रिटर्न फाइल करते हो तो 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिया का नोटिस या फिर स्क्रूटनी नोटिस, और रिटर्न फाइल करते ही नहीं हो तो स्क्रूटनी नोटिस तो आ ही नहीं सकता, वहां सिर्फ रिया और रीअसेसमेंट के नोटिस की बात होती है। फिर यहाँ पे बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर रिटर्न फाइल करते हो, और अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा, तो विच एवर इज अर्लियर, इसको स्टार मार्क करना, या तो केस स्टडी या तो एमसीक्यू, दोनों में पॉसिबिलिटी है इसकी। फिर इंपॉर्टेंट अब नया चालू होता है 131 पावर ऑफ आईटी, पावर टू कॉल द इंफॉर्मेशन। यहाँ तक हमारा ओवरऑल रिवीजन हुआ। रेक्टिफिकेशन वाला रिवीजन जो है उसमें मुझे कुछ अभी लिखवाना है, तो वो मैं लिखवाती जाऊंगी, ठीक है, 2 मिनट बस, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का। जिस चीज को 4-5 घंटे लगते हैं ना, उसका रिवीजन पॉसिबल है 1 घंटे के अंदर, अलोंग विथ तुम्हारे वेरियस एंटिटी। तो ऐसे पढ़ो कि भूलो नहीं। मैम एक छोटी सी क्वेरी अगर पूछूं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम जैसे आपने बताया ना कि हमें रिटर्न फाइल करनी होती है, आज के टाइम में सिर्फ दिसंबर तक कर सकते हैं, दिसंबर के बाद रिटर्न का फाइल करना पॉसिबल नहीं है, और हमारी फीस लगती है 1000 5000। मान लीजिए किसी का टीडीएस कटा है या नहीं कटा है, लेकिन वो दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करना चाहता है, वो नहीं कर पाया, यानी हाँ किसी भी नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि ऐसी कहीं ना केस बन के आया था कि अब अगर कैसे हो रिटर्न, सकता है, जब रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते तो कुछ नहीं हो सकता, आगे फिर कहाँ जाओ, अपील वगैरह में जाओ। अब मैं अपील तो नोटिस उसके किसी रिटर्न के बेस पे होगी ना, अपील तो ऐसे हो ही नहीं पाएगी। कुछ हो ही अपील नहीं कर, सकता है ना। देखो अब तुम्हारी गलती, इग्नोरेंस ऑफ लॉ तुम्हारा था। अब अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट निकल गई है तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते, अपील भी नहीं हो सकती, करेक्ट, क्योंकि रिट पिटीशन चाहे तो शायद वो शायद रिट पिटीशन कर सकता, अगर जीत गया तो जीत गया, एक्सेप्टेंस अगर हाईकोर्ट ने ले लिया तो ठीक है, नहीं तो वो भी गया। अब मान लीजिए टीडीएस कटा हुआ है, अब कुछ ना कुछ अब तो उसका, अब जो इनकम वो तो फिर वो हो जाएगी ना, मतलब मान लीजिए ये कि तो 10 फिर लाख वही की है ना। वस्तु। अच्छा बताओ, पहले जब तुम्हारा बिलेटेड रिटर्न का टाइम पहले था, तब भी तो यही चीज थी कि साल निकल गया उसके बाद क्या करेंगे, तो वो वो तो एक साल चीज, और, एक साल और मिलता है ना पहले तो। तो वही बोल रही हूँ ना, तब भी एक लिमिटेड टाइम तो था। अगर तुमने तब भी नहीं किया होता, उससे पहले तो ये था 1 ईयर और एंड होता था तुम्हारा प्रीवियस ईयर के बाद, फिर उन्होंने असेसमेंट ईयर पे लाया, फिर उन्होंने और 3 महीने पहले कर दिया, तो तब भी तो ये टाइम लिमिट थी ही ना, तो मैम दिस इज सम। हाँ मैम पहले क्या हो, जैसे ऐसे मैंने अगर पढ़ा था, उसमें क्या था कि जब अगर तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसके बाद एओ के पास जा सकते हो रिटर्न फाइल करके, हाँ भाई मैन्युअली। रिटर्न मैनुअली जा सकते हैं। हाँ वो अभी पॉसिबल है। हाँ पर वो अभी पता है क्या, जैसे जैसे ये चीजें फेसलेस होती जा रही है ना, तुम्हारी धीरे धीरे पॉसिबिलिटी सब खत्म हो जाएगी, बिकॉज फेसलेस में ये सब चीजें नहीं है। फेसलेस में वो तुमको नोटिस इशू करेंगे तब तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, असेसमेंट तब हो सकता है, धीरे धीरे ये चीजें नहीं रहेंगी। तुम देख रहे हो हर चीज में, इनफैक्ट अगर आईडीटी में भी तुम देखोगे ना, पहले ई इनवॉइस का टाइमिंग अलग था, ई इनवॉइस पहले 500 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 50 करोड़, अब 20 करोड़ पे आ गए कि 20 करोड़ वालों को भी इनवॉइस, हर चीज वो चाहते हैं टू द एक्सटेंड मिनिमम में पॉसिबल होके क्लोज हो जाए। तो हाँ मैन्युअली अभी भी है, लेकिन फिर एओ का जैसे जैसे हर चीज भी फेसलेस करते जाए तुम मिल भी नहीं पाओगे उसे। मैम लेकिन उस केस में फिर तो फिर वो पेनल्टी भी लगेगी, इसका मतलब पेनल्टी भी लगेगा, और वो मिनिमम वाला जो हम करते ऑब्वियस है, थे। वो तो ऑब्वियस है ना, कि अगर इग्नोरेंस ऑफ लॉ अपनी तरफ से जेन्युइन बहुत रीजन हो सकता है वो कंडोनेशन तब अलाउ कर दे, पर अगर वो कंडोनेशन भी नहीं अलाउ करे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर लेने के बाद फिर वही हम अपील्स में चले जाएंगे कि हाँ भी ये ऐसा हाँ है फिर कि। ऑर्डर लो, फिर उसमें भी फिर ऐसा है कि कुछ जगह पे एडिशनल एविडेंसेस अलाउ नहीं होंगे, अभी आगे आएगा कि कहीं पे एडिशनल एविडेंस भी वो अलाउ नहीं करते हैं तुम्हारे असेसमेंट और इस में, उसके भी अलग अलग चीजें, तो फिर अभी उसकी अभी आएगा ना उसमें। तो अगर उसके ऐसा क्वेश्चन में आता है तो उसके आंसर लिखने में क्या लगेगा? नॉट पॉसिबल, इस उससे नहीं प्रूव नहीं चल जाए। तुम्हारा ये नहीं आता, प्रैक्टिकल अप्रोच इतनी वाली ये जो चीजें ना ये नहीं पूछी जाती, तुम्हारे अच्छा, जो असेसमेंट प्रोसीजर है ना उसके क्वेश्चन ही तुम्हारे, जितनी एक एक चीज मैंने बोली ना, ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये नहीं होता, वही सारे क्वेश्चन है। और कभी भी असेसमेंट प्रोसीजर के 90% क्वेश्चन चेंज होके ही नहीं आते ऐसा। थैंक चलो यू। ओके।
स्टार्ट करें, आ जाओ 308 पे। इसको भी थोड़ा सा फास्ट चलूंगी क्योंकि जहां जरूरत नहीं है वी विल बी गोइंग लिटिल बिट फास्ट। अब पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल करनी है तो उसके लिए क्या देके रखी है, पावर दी है। तो सबसे पहले आईटी अथॉरिटी, लिखा क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ही इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है किसी भी पर्सन से। तो इज आईटेट अ इनकम टैक्स अथॉरिटी? क्या आईटेट तुम्हारी इनकम टैक्स अथॉरिटी है? इनकम टैक्स अथॉरिटी, अभी जो तुमने इससे पहले पेज पे देखा ना, इनकम टैक्स अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन विंग और असेसमेंट विंग सिर्फ यही होते हैं, इसके ऊपर कोई भी आईटी अथॉरिटी नहीं है। तो इनको कॉल करने के लिए, इंफॉर्मेशन कॉल करने के लिए परमिशन दी गई है। फिर बोलते हैं एनी पर्सन, मतलब बैंक भी हो सकता है, एनी पर्सन इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकता है, एनी पर्सन तो एक इंक्लूसिव टर्म हो गया, किसी से भी इंफॉर्मेशन ये कॉल ऑन कर सकते हैं। मेहताब, फिर हाँ दिखते रहो, ऐसे ऐसे करके नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठो और कैमरा एंगल सही करो। फिर सीआईटी देखो, एओ हो गया, सीआईटी ऑफ अपील हो गया, सीसीआईटी हो गया, सीआईटी हो गया, मे रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन। द पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द अथॉरिटी बिलो द लेवल ऑफ सीआईटी और डीआईटी इफ प्रोसीडिंग इज नॉट पेंडिंग विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सीआईटी डीआईटी। दिस कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ज्वाइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीआईटी डीआईटी। ओहो, ये क्या लिखा? सबसे पहले देखो, इनकम टैक्स अथॉरिटी को सबसे पहले फेज पे तो पावर दे दी कि तुम इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ये खत्म हो गया कि हाँ इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर तो आई कि इंफॉर्मेशन लो। फिर इसमें हायरार्की चलती है, तो बोलते हैं कि एओ सीआईटी ऑफ अपील, एओ सीआईटी ऑफ अपील, सीसीआईटी, सीआईटी, वो चाहे तो किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, लेकिन ये तभी इंफॉर्मेशन मंगवा पाएंगे, सीआईटी पे क्लोज हो गई बात, ध्यान पूरा प्रियंका का इधर ही चाहिए, ठीक है। सीआईटी पे क्या हो गई, बात क्लोज हो गई, तो बोलते हैं सीआईटी तक अगर इंफॉर्मेशन मंगवानी है तो तभी मंगवा पाओगे जब उससे पहले क्या लोगे, सबसे पहले क्या होना चाहिए, तुम्हारा पेंडिंग होनी चाहिए प्रोसीडिंग। भाई अगर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है तो तुम यहाँ पे 133 में आके इंफॉर्मेशन नहीं मंगवाओगे हमसे। तब याद है तुम्हारा रिया वाला नोटिस, रिया वाले नोटिस में इंफॉर्मेशन वगैरह मंगाओ, लेकिन मैम फिर रिया वाले नोटिस में तो 3 साल का बुक कर दिया ना हमने कि 3 साल ही हम कर पाएंगे, उससे ज्यादा की बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मंगवा पाएंगे। तो उससे ज्यादा मंगवाना है और प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो फिर 133 भी हो सकता है। पर रिया वाले नोटिस में तो मैम हम क्या करते हैं, जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया उसके पास जा सकते हैं, और क्या दूसरे पर्सन के पास भी जा सकते हैं। रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसी पर्सन को रिया का नोटिस देते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए क्या किसी को भी बोल सकते हो, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन किसी से भी मंगवाई जा सकती है। पर फर्क क्या है सुनना, रिया वाला नोटिस है मेरे से इंफॉर्मेशन मंगवानी, मैंने आज तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो मेरी ही इंफॉर्मेशन दूंगी मैं। पर जब ये 133 आता है ना तो तुम किसी और पर्सन से, किसी और पर्सन की, जैसे बैंक से बोलो बताओ तो ये कितना डिपॉजिट करता है, तो यहाँ पे तुम दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में भी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, मांग सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलता है एओ हो, सीआईटी ऑफ अपील हो, सीसीआईटी हो, सीआईटी हो, ये किसी से भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते, पहली लाइन तो ये लिखी। फिर बोलता है ये पावर तब तक एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे कौन लोग, सीआईटी के नीचे के लोग तब तक ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब तक वो सीआईटी वालों से या डीआईटी से क्या नहीं ले ले, परमिशन नहीं ले ले। और मैम अगर ज्वाइंट कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है तो ये सीआईटी डीआईटी से परमिशन लिए बिना कोई इंफॉर्मेशन नहीं मंगाएंगे। एक बार 305 पेज पे आओ, 305 पेज पे आओ, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखा है जीडी और डीडी, कहाँ पे लिखा है तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन विंग में। इफ दे वांट टू कॉल इंफॉर्मेशन दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम डीआईटी पीडीआईटी। लिखो यहाँ पे, यहाँ बॉक्स लिखा हुआ है ना, पूरा बॉक्स ऑलरेडी बना है, बस वहां पे लिख लो इफ they want to call information under section 133, if they want to call information under 133, permission needed from PDIT DGIT, permission needed from PDIT DGIT, ठीक है। और फिर ऊपर लिखो PDIT DGIT का भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, ऊपर एक एरो कर लो, एक कर्ली ब्रैकेट बना लो कि पीडीआईटी डीजीआईटी ये लोग इंफॉर्मेशन कब मंगवाएंगे, ओनली व्हेन प्रोसीडिंग पेंडिंग, ओनली व्हेन
प्रोसीडिंग पेंडिंग, उनको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है पर उनकी कंडीशन ये प्रोसीडिंग पेंडिंग होना चाहिए, और नीचे प्रोसीडिंग पेंडिंग भी होगी और साथ में परमिशन भी लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में? लिख लिया प्रियंका? तो प्रोसीडिंग पेंडिंग भी चाहिए, नीचे वाले को प्रोसीडिंग पेंडिंग भी चाहिए, साथ साथ में परमिशन भी चाहिए, और ऊपर वालों को सिर्फ प्रोसीडिंग पेंडिंग होनी चाहिए। अब इधर असेसमेंट विंग पे आ जाओ। असेसमेंट विंग में भी तो यही है कि अगर डीजीआईटी तुम्हारा ज्वाइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, आईटीयू को कुछ भी मंगवाना है तो असेसमेंट पेंडिंग प्लस परमिशन अंडर सेक्शन 133, असेसमेंट पेंडिंग प्लस परमिशन अंडर 133, और ऊपर वालों के लिए ओनली असेसमेंट पेंडिंग। अब जहां पे सीआईटी लिखा है ना इन्होंने, सीआईटी के आगे एक ऐसे लाइन खींचो और लिख दो सीआईटी ऑफ अपील, दैट इज अपीलेट अथॉरिटी भी यहाँ पे इंक्लूड किया है ना, कि ये भी खुद से मंगवा सकता है 133 में, बस प्रोसीडिंग पेंडिंग होना चाहिए। तो ऐसे सीआईटी के आगे से एक एरो निकालो, फिर लिखो सीआईटी और अपील, सीआईटी ऑफ अपील, तो यहाँ पे भी असेसमेंट पेंडिंग प्लस अप्रूवल लिखूं? ठीक है। अब 133B क्या बोलता है? पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर से इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस से भी एंटर करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो सिर्फ हाईलाइट करो एंटर एट एनी प्लेस, एंटर एट एनी प्लेस विद बिजनेस प्रोफेशन, एंटर एट एनी प्लेस विद बिजनेस एंड प्रोफेशन। जहां बिजनेस प्रोफेशन चल रहा है वहां पे घुस के ये लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। 1:30 पर जाना कब है? बिजनेस आवर्स में, रात को 3 बजे मत पहुंच जाना, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? तो ओनली बिजनेस आवर्स को हाईलाइट कर लो, ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। अब फिर मैम इन्वेस्टिगेशन विंग आ गया। अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग की बात हो रही है। अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं और इन्वेस्टिगेशन विंग को चाहिए कि यार इन्वेस्टिगेशन विंग बोला प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं पर मुझे तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं भी हो तो इन्वेस्टिगेशन विंग 133C में क्या मांग सकता है? इन्फॉर्मेशन। तो वहां पे फिर जाओ, कहाँ पे? अपने इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले चार्ट पे जाओ 305, और वहां इन्वेस्टिगेशन विंग जहाँ लिखा ना ऊपर एरो करके लिखो। यहाँ पे देखो इन्वेस्टिगेशन विंग इधर तुमको दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर एरो खींचो और ऊपर लिख दो यहाँ क्या कि अंडर सेक्शन 133C, अंडर सेक्शन 133C even no proceeding pending it can call information। डन भैया। इन्वेस्टिगेशन वालों को तो ज्यादा पावर देनी ही पड़ेगी, तो कोई असेट उसके पोजीशन में, उससे रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी और डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिना प्रोसीडिंग के भी मंगवा लेगा, बट पावर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग वाले के पास है। हमारी असेसमेंट विंग को तो असेसमेंट पेंडिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है? अब ये भी आगे जाके क्या होने वाला है? फेसलेस। ये आगे जाके क्या हो जाएगा? ये चीजें भी फेसलेस हो जाएंगी। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स जहाँ पे दिए ना तुमको, ये सारी चीजें आगे जाके फेसलेस हो जाएंगी। तो तुम समझ लो हर चीज जब फेसलेस होने वाली तुम अपने एओ को देख भी नहीं पाओगे। तो अभी तुम जब फेसलेस अगर इसमें पॉसिबल हो या वीडियो में तुम देखोगे ना कि किसी को पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ कहानी चल रही है, ठीक है? चलो अब इंपॉर्टेंट आ गया क्योंकि ये सारे नेक्सेस जाएंगे तुम्हारे 147 से, दैट इज पावर टू सर्वे। सर्वे क्या होता है? हाईलाइट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स अथॉरिटी ही सर्वे कर सकती है। यहाँ लिखा है इनकम टैक्स अथॉरिटी, क्या यहाँ पे ये लिखा है एओ? पावर पूरी अथॉरिटी को है, जिसको जाना है वो जा सकता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब यहाँ क्या लिखोगे? हाईलाइट करो पहले इनकम टैक्स अथॉरिटी और लिखो इट्स नॉट ओनली अबाउट एओ,
इट्स नॉट ओनली अबाउट एओ, सिर्फ एओ की नहीं, पूरी की पूरी अथॉरिटी को पावर दे के रखी है। तो वो एंटर कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग, किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस में जहां बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी हो रहा है या कोई चैरिटेबल एक्टिविटी बोली जा रही है कि कैरी हो रही है, तो किसी भी बिजनेस प्रोफेशन की जगह या चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं वहां पे एंटर कर सकते हैं। तो बिजनेस प्रोफेशन, चैरिटेबल ऑलरेडी रेड कलर में करा हुआ है। फिर provided that no action under this section 10 shall be taken by IT authority without approval। अब ये काम भी अगर करना, कहीं जाना है तो बड़ों से बात तो करनी पड़ेगी एक बार। तो ये कौन है बड़े? DGIT, प्रिंसिपल DGIT, DGIT, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। मैम क्यों इनसे परमिशन, क्या इसको भी तो पावर है जाने की, पर जनरली ये नहीं जाते, डेलीगेशन ऑफ पावर ही होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जाने के लिए कौन जा सकता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी। कहाँ जा सकता है? किसी भी जगह जहाँ बिजनेस चल रहा है, प्रोफेशन चल रहा है या चैरिटेबल पर्पस चल रहा है। और इसमें तीसरी कंडीशन क्या है? परमिशन लगेगी। और परमिशन तुम देखो चीफ से नीचे नहीं है, CIT से परमिशन। तुम पता है गलती करते हो, लिखते वक्त एक जैसा पढ़ते हो, CIT लिखा है, PCIT लिखा है, एकदम धड़ल्ले से वहां लिख के आओगे CIT से परमिशन लेना। भाई चीफ के नीचे परमिशन नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा लिखने से पहले सोचना, चीफ है तो वहां चीफ ही है, जहाँ CIT और CIT। तो यहाँ पे हाईलाइट करो और फिर लिख भी लो CIT और उसको क्रॉस करो। CIT से परमिशन नहीं मिलती, बल्कि CIT को भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखो इवन CIT नीड टू टेक परमिशन। तुम लोगों से इतना डर लगता है कि एक एक चीज लिखवा लो कि दिमाग में रहे तुम्हारे, ठीक है? तो इवन CIT नीड टू टेक परमिशन। अब यहां जाके करेंगे क्या? तो यहाँ पे बोलते हैं जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कैश, जो जो चीजें चेक कर दी उस पर थप्पा लगा सकते हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकते हैं। इन्वेंट्री की लिस्ट मंगवा सकते हैं कि ये इन्वेंट्री हमने चेक की, इसकी लिस्टिंग दे दो। फिर उसके बाद कैश चेक किया, स्टॉक चेक किया, जो जो चीजें चेक कर रहे हैं उसका क्या बना देंगे? वो एक इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बना लेंगे कि हमने ये चीजें चेक की है। अब हाईलाइट एक ही चीज, इंपाउंड कर सकते हैं बुक 15 दिन तक। अपने कब्जे में कितने दिन तक रख सकते हैं? 15 दिन। यही मेन याद रखना है, अदरवाइज सर्वे तुम्हें भी पता है, सर्वे में जाके चेकिंग होती है। याद क्या रखना है? इंपाउंडिंग ऑफ बुक कितने दिन तक होता है? सिर्फ 15 डेज। और किसी भी पर्सन का स्टेटमेंट, एनी पर्सन के घर, हमारा एम्प्लॉय का भी हो सकता है वो स्टेटमेंट, हमारे पड़ोसी वाली दुकान का भी हो सकता है, उनसे एक बार स्टेटमेंट ले ले कि भैया यहाँ पे यही सब काम होता है। तो कोई भी पर्सन है यहाँ पे, तो हाईलाइट एनी पर्सन। अब क्वेश्चन आया ड्यूरिंग सर्वे CIT एंटर किया, ठीक है? सुनना क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सर्वे CIT हैज एंटर्ड इनटू द प्रेमाइसेस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स without taking permission from the prescribed authority, and he has also taken statement from a person who does not belong to the company। ठीक है? तो are both the things done by AO, both the things done by CIT valid? तो सबसे पहले बताओ, दोनों चीजें वैलिड है उसकी? एक वैलिड एक इनवैलिड? हाँ बोलो। पहले तो परमिशन लिया नहीं उन्होंने PCCIT और CCIT से, तो ऐसे इनवैलिड है। दूसरा इनवैलिड है तो फिर ये फिर वैलिड ही नहीं होगा ना, जब पहला ही नहीं हुआ तो। पर ऐसा नहीं लिखना, इंडिपेंडेंट केस हो तो फिर सेकंड वैलिड है। अब ऐसा नहीं लिखना, लिखना ये सबसे पहले उसको परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर परमिशन नहीं ली तो वो सर्वे के लिए नहीं आ सकता, तो सर्वे की अथॉरिटी में। ये रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन वैलिड होता, यूं लिखना कि ये वैलिड चीज है, एनी पर्सन अलाउड है, लेकिन वैलिड होता अगर उसका सर्वे वैलिड होता। सर्वे कब वैलिड होगा? जब उसने परमिशन ली। अगर परमिशन लेके सर्वे करने आता है तो ये रिकॉर्ड भी वैलिड था। अब जस्ट बिकॉज उसने परमिशन नहीं ली तो सर्वे वैलिड नहीं है, तो इस कारण से रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन वैलिड नहीं है। तो ऐसे एकदम से नहीं लिख के आना, नहीं वैलिड ही नहीं। उसको बताओ क्यों वैलिड नहीं है, तो एक एक वर्ड पे बताओ कि ये वर्ड है जिसके कारण हमको ये इंटरप्रिटेशन है। तो पूरे DT IDT में जब भी कोई जजमेंट दो तो वो वर्ड को पिक करके समझाओ कि इसके कारण ऐसा बोला गया है, ऑटोमेटिकली तुमको मार्क्स आ जाएंगे। उनको वही तो देखना है कि एज अ CA तुम वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन कर भी पा रहे हो या नहीं, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट एसेट रिलेटेड टू द बिजनेस प्रोफेशन चैरिटेबल। ये
क्या बोल सकता है, आर केप्ट एट सेम प्लेस अदर प्लेस, तो दूसरे प्लेस भी वो कवर कर सकता है, सीधी बात है, इस प्लेस पे भी जा सकता है, दूसरे प्लेस पे भी जा सकता है। तो लिख दो यहाँ पे सर्वे, जहां लिखा है ना हेडिंग सर्वे, तो सर्वे एट प्लेस ऑफ बिजनेस एंड अदर प्लेस ऑल्सो कवर्ड, बस इतना ऊपर ही लिख दो, जहां सर्वे स्टार्ट ही हुआ है ना, तो सर्वे एट सेम प्लेस ऑफ बिजनेस प्लस अदर प्लेस ऑल्सो कवर्ड, जहां से सर्वे स्टार्ट हुआ है वही लिख दो, सेम प्लेस प्लस अदर प्लेसेस ऑल्सो कवर्ड। ठीक है, फिर एंटर करना है इसको, तो कब एंटर करेगा, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। आने का क्या, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में, जाने का कहा जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब जाना, तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, एग्जिट नो रेस्ट्रिक्शन। एंट्री करनी है तो इज्जत के टाइम आओ, मतलब सनसेट के बाद मत आओ, सनराइज के पहले मत आओ। जाना है तुम कभी भी जाओ, बस काम खत्म करके जाओ। ठीक है, तो वहीं पे एंट्री, सिर्फ एंट्री को हाईलाइट करो, एंट्री, और फिर हाईलाइट करो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ओनली ड्यूरिंग कंडक्ट बिजनेस प्रोफेशन, ओनली ड्यूरिंग आवर्स, ओनली ड्यूरिंग आवर्स कंडक्ट बिजनेस प्रोफेशन। तो समझ में आ गया, एंट्री तभी होगी जब बिजनेस चल रहा है। हम हमारे बिजनेस तो नाइट शिफ्ट वाला है, तो वही तो बोल रहे, जब तुम्हारा बिजनेस चलता है उस टाइम आ सकते हैं वो, तुम्हारे बिजनेस के आवर्स के अकॉर्डिंग आएंगे। और इसके बाद एग्जिट, लास्ट में लिखा है नॉट फॉर एग्जिट, लिख दो बस, हाईलाइट कर दो नॉट फॉर एग्जिट। ठीक है, फिर इसके बाद मैम फंक्शन चल रहा है, एक शादी मुझे ऐसी सुनाई दी थी जहाँ पे मिनिस्टर की बेटी की शादी थी, और इनविटेशन कार्ड में नहीं, एलईडी के अंदर इनविटेशन जा रहे, सब लोगों को एलईडी बटी थी। तब रियलाइज हुआ एक रिश्तेदार हमें भी होना चाहिए था, तो पूरी बकायदा एलईडी क्या जा रही है, इनविटेशन के लिए जा रही है, तो एलईडी जाए इनविटेशन के लिए, खर्चा किया। फिर उसके बाद गिफ्ट में सोने के सिक्के जा रहे, तब और रियलाइजेशन हुआ कि हमें भी एक रिश्तेदार होना चाहिए था। आर यू गेटिंग, लमसम खर्चा तुम कर रहे हो, वो शायद 200 मतलब कितने करोड़ों की, 100 भी लगा हुआ था उसके अंदर, तो इतने करोड़ों की तो शादी थी, तो पता नहीं कितने लोगों की तो उसमें शादी निपट जाती है, और डिवोर्स भी हो जाता है, फिर शादियां हो जाती है उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या बोले, ऐसा केस दिखे तो एकदम से एकता कपूर वाला सीरियल मत करना, रुक जाओ ये फेरे नहीं हो सकते, ये मत करना, पहले सब कुछ हो जाने दो, सेरेमनी फंक्शन सब हो जाने दो, उसके बाद पहुंचना कि अब हमें बताओ कि एक्सपेंडिचर हुआ तो हुआ कैसे। तो जाना है सर्वे करने जाओ, पर हमको क्या नहीं, क्लाइमेक्स नहीं बनाना है वहां जाके कि लोग टेंशन में आ जाए कि ओहो पुलिस आ गई, ओहो ये हो गया। जैसे ही फंक्शन हो जाए फिर रोकना कि अब बताओ कि एक्सपेंडिचर कैसे हुआ। अब नेक्सेस दे रही हूँ तुमको, अगर वो एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन कर पाया तो बहुत बढ़िया, एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आगे तुमको लिखा है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आगे 69 वाले तुम्हारे सेक्शन है, उसको रीड आउट करना, वहां पे लिखा है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। और अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन्ड निकलता तो इनफैक्ट 60-70% भी टैक्स रेट है। तो जितना तुमने एक्सपेंस किया उतना तुमको क्या दे दो, टैक्स दे दो, जब है ही पैसा तो दो भी हमको। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सर्वे इज। फिर इसके बाद बोलते हैं मैम कभी ऐसा हुआ, कैसा हुआ, बोलते हैं कि यहाँ पे हम टीडीएस टीसीएस का सर्वे करने गए थे, तो भाई अगर तुम टीडीएस टीसीएस के लिए सर्वे करने जा रहे हो तो तुम थोड़ी ना उनके कैश चेक करोगे, तब थोड़ी ना तुम उनकी इन्वेंट्री चेक करोगे। टीडीएस टीसीएस के लिए सिर्फ बुक्स देखना, टीडीएस टीसीएस के लिए जो रेलिवेंट है, तो वहां पे तुम उनके वैल्यूएबल्स को चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 7th वाले पॉइंट पे सबसे लास्ट सेंटेंस, दे कैन नॉट मेक इन्वेंट्री ऑफ कैश वैल्यूएबल्स एंड स्टॉक, वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया सर्वे। सर्वे उस जगह का भी हो सकता है जब बिजनेस प्रोफेशन हो रहा है, किसी और प्लेस का भी हो सकता है, कोई और प्लेस में, घर भी तो कवर है। जाना है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स जाओ, तुम्हारे नाइट शिफ्ट वाले बिजनेस आवर्स है तब जाएंगे, तुम्हारा डे शिफ्ट वाला है तब जाएंगे, निकलने का हमारा कोई रोल नहीं है। फिर उसके बाद इम्पाउंडिंग ऑफ बुक्स कितनी हो सकती है, मिनिमम 15 दिन हो सकती है, राइट, मिनिमम 15 दिन हो सकती है। हाँ पे हाँ मिलाओ बस, मैक्सिमम 15 दिन में इम्पाउंडिंग होता है। हाँ, फिर उसके बाद स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का ले सकते हो जो तुम्हारे एम्प्लॉय हो, और किसी का लेने की जरूरत नहीं, अदर पर्सन का भी ले सकते, अदर पर्सन का भी ले सकते। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, फंक्शन हो उससे पहले क्लाइमेक्स देना पड़ेगा, जरूरी है? नो मैम,
फंक्शन होने के After बाद function. एंटर। अगर सपोज करो एक्सपेंडिचर की डिटेल वो नहीं दे पाए तो क्या करोगे, तो वो 69 वाले सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर आता है। टीडीएस टीसीएस में करो, जितनी चेकिंग करनी सब करो, हम रोकने वाले नहीं है। नो मैम, नहीं उसमें नहीं होगा, वैल्यूएबल कैश और इन्वेंट्री नहीं बनेगी। हाँ मतलब आए हो टीडीएस के लिए तो टीडीएस तक रहो, उससे ज्यादा आगे बढ़ने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट ये बोल रहे। फिर परमिशन किसी को किसी की नहीं लेनी होती, जब जिसको जहां सर्वे करना है वहां करो। सीआईटी को परमिशन लेनी पड़ती है। सिर्फ सीआईटी को मैम सीआईटी नहीं, उसके नीचे के सारे अथॉरिटीज पे। अब लिख लो तुम, ये ऐसा बोला ही है ना तो अब लिख भी लो। सीआईटी से नीचे के सारे लोगों को लेनी होती भैया परमिशन। और किससे लेते हैं? सीसीआईटी, सीसीआईटी मतलब चीफ या प्रिंसिपल, है ना? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, सर्वे। अब आ जाओ सर्च एंड सीजर। मैम आपने तो कहा था सर्च एंड सीजर गायब हो गया। अरे सर्च एंड सीजर का सेक्शन गायब हुआ है। सर्च एंड सीजर है लेकिन उसकी प्रोसीडिंग्स 147 से मर्ज हो गई है। ठीक है, अब सेक्शन 132 इज अबाउट सर्च एंड सीजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे क्या पढ़ गई, रेड पढ़ गई, वो वाला सेक्शन है ये। तो सबसे पहले हु कैन ऑथराइज सर्च। देखो भैया सर्च के लिए सबसे पहले सर्च वारंट होना चाहिए। सर्च वारंट तुमको मिला, इसका मतलब तुमको अथॉरिटी मिली है कि तुम सर्च एंड सीजर कर सकते हो। तो देखो जॉइंट कमिश्नर से नीचे कोई अथॉराइज नहीं कर सकता। जॉइंट कमिश्नर के ऊपर क्या करते हैं लोग, अथॉराइज करते हैं कि जाओ जाके सर्च करके आओ, सीजर करके आओ। तो ऐसे सब याद मत करने बैठो, लेवल याद कर लो। जॉइंट कमिश्नर से ऊपर के लोग अथॉराइज करते हैं और जॉइंट कमिश्नर के नीचे के जो लोग बचे, डेप्यूटी, असिस्टेंट, आईटीओ, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, यही तो बचे हैं। उनको ऑथोराइज किया जाता है कि जाओ जाके क्या करके आओ, सर्वे सर्च करके आओ। सर्वे के केस में सबको है पावर, सबको, लेकिन जो जाएगा वो परमिशन लेके जाएगा। सीआईटी और उससे नीचे के लोग परमिशन लेते हैं। यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर के नीचे के लोग ऑथराइजेशन सर्च का नहीं देते। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उल्टा और ऑथराइजेशन लेते कि हम चले जाए क्या। फिर सर्च करते वक्त पॉइंट नंबर 2, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। रीजन टू बिलीव मतलब क्या, कंक्लूजन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अरे रीजन, हाँ कुछ तो एविडेंसेस चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम बस लगा कि शक हो रहा है इसके ऊपर चलेगा, नहीं। कुछ तो एविडेंसेस ऐसे होने चाहिए कि जिसके बेसिस पे तुम रीजन टू बिलीव कर पा रहे हो कि इसका सर्च करना जरूरी है। फिर एनी पर्सन टू हुम नोटिस अंडर 142(1), समन 131 issued might be issued to produce books of account or document, fail to produce or will fail to produce। अब क्या लिखा है, विश्वास और इंट्यूशन दोनों चल रहा है। एक तो विश्वास होना चाहिए कहीं ना कहीं कि यार यहाँ पे गड़बड़ है, तो भी सर्च करो, मतलब रीजन टू बिलीव है तो भी सर्च करने के लिए तुम बोल सकते हो। लेकिन मैंने सपोज करो रिया का यहाँ 142(1) लिखा है, यहाँ रिटर्न स्पेसिफिक नहीं है, इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक नहीं है। हमने रिया का नोटिस इशू कर तो दिया, पर पता है विजय माल्या नहीं आएगा। पता है कि 142(1) हो भी गया है, नीरव मोदी नहीं आएगा। मतलब तुम्हें पता है या तो वो प्रोड्यूस नहीं किए हैं, टाइम निकल गया, दे हैव नॉट प्रोड्यूस द थिंग्स, या फिर तुम्हें पता है दे भी दिया वो आने वाले नहीं है। तो दोनों ही केस हैं यहाँ, या तो दे दिया आने वाले नहीं है, या फिर टाइम निकल गया और वो आए नहीं, तो भी सर्च हो सकता है। मैंने बोला समन करो, आओ विजय माल्या वापस इंडिया आओ और समन पे आओ। समन मतलब सामने वाले को साक्षात आना पड़ेगा अथॉरिटी के सामने, वो साक्षात आने से तो रहे। तो ये पता है ना, समन एंड 142(1) ही है, बस हाईलाइट दिस थिंग। सिर्फ दो ही केस है, रिया और दूसरा क्या है तुम्हारा, समन। यहाँ रीजन टू बिलीव होगा या तो तब, और या फिर ये दो चीज होंगी तब जाके सर्च सीजर होगा। रीजन टू बिलीव में 147 भी आ सकता है, समझो 147 चल रहा है, इससे इंफॉर्मेशन मंगवा रहे, दे नहीं रहा, फिर इंफॉर्मेशन मंगवाई नहीं दे रहा, फिर इंफॉर्मेशन मंगवाई, अब बेस्ट जजमेंट तो हाथ से निकल गया। क्यों मैम, बेस्ट जजमेंट में तुमने 147 पढ़ा है? समझो मेरी बात ध्यान से। अब दीपक वीडियो ऑन और ध्यान से सुनो। मैं बोल रही हूँ रीजन टू बिलीव होगा तब तुम किसी का सर्च कर पाओगे। रीजन टू बिलीव। मैं जाती हूँ पहले 144 पे। 144 में मैंने पढ़ा रिटर्न फाइल नहीं किया 139(1) में। ठीक है, मैंने बोला तुमने रिया का नोटिस कंप्लाई नहीं किया।
फिर मैंने बोला या तुमने स्क्रूटनी नोटिस कंप्लाई नहीं किया, या स्पेशल ऑडिट बोला तुमने स्पेशल ऑडिट नहीं करवाया, ये 4 हो गए। फिर मैंने और क्या बोला था, फिर बोला था करेक्टनेस पे डाउट है, तुम करेक्ट क्या नहीं कर रहे हो, मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हो, या आईसीडीएस अप्लाई नहीं कर रहे हो, इतनी चीजें बोली। हैव आई इवन टोल्ड यू कि 147 में उसने इंफॉर्मेशन मांगी और 147 की इंफॉर्मेशन तुमने कंप्लाई नहीं की, तब भी वो क्या कर सकता है, बेस्ट जजमेंट? नहीं, तब नहीं होता बेस्ट जजमेंट। तब उनके पास फिर ऑप्शन क्या दिख रहा है कि इनकम एस्केप हुई है, इनकम एस्केप हुई है। तो अगर दिख रहा है इनकम एस्केप हुई है, तो इन दैट केस अभी रुकना, मैं चीजों को चेंज करूंगी, एक एक चीज पे जा रही एक्सेप्शन दूंगी अभी इसका भी। अगर उनको दिख रहा है कि इनकम हैज बीन एस्केप्ड और सामने वाला हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड द बेस्ट थिंग इज सर्च कर लेते हैं एक बार। अभी क्यों सर्च कर लेते हैं? क्योंकि 142(1) जाता है कोई भी असेसमेंट के साथ, याद है? कोई भी असेसमेंट ओपन करोगे तुम्हें 142(1) का सेकेंड क्लॉज वाला नोटिस देना ही पड़ता है। तो अगर तुमने उसको कंप्लाई नहीं किया तो ऑटोमेटिक तुम किधर कवर हो गए? जब तुमने 142(1)(2) का नोटिस कंप्लाई नहीं किया, ऑटोमेटिकली तुम कवर हो गए। उसकी इच्छा 144 करना है वो कर सकता है 144, और उसकी इच्छा 144 नहीं करना वो तुमको सर्च के अंदर खींच लेगा। तो इट इज एन इम्पाउंडेड इनबिल्ट थिंग। फिर से सुनो, इसको ध्यान से सुनो। मैं हूं, मेरा क्या चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, असेसमेंट। अब मेरा असेसमेंट चल रहा है, मेरे को नोटिस आया सबसे पहले स्क्रूटनी का, मैंने स्क्रूटनी नोटिस कंप्लाई नहीं किया, तो दे हैव ओनली वन ऑप्शन, वो क्या करेंगे, तुम्हारा बेस्ट जजमेंट कर देंगे, उनका ऑप्शन है बेस्ट जजमेंट कर दे। पर मेरा 147 चल रहा था, मेरा 147 चल रहा था, और याद करो मैंने बोला था कोई भी असेसमेंट होगा रिया का सेकंड वाला इंफॉर्मेशन वाला नोटिस तो जाता ही है। तो रिया का सेकंड वाला नोटिस गया। एक मिनट, मैं आ रही। चलो, अब 147 मेरा हो रहा है, मुझे 148 का नोटिस तो आया ही होगा। 148 में नोटिस आता है तुम्हें भी नहीं पता, तो 148 का नोटिस के साथ 142(1)(2) का नोटिस भी गया ही होगा, जाना ही पड़ता है। पर अभी तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, स्क्रूटनी नोटिस भी जाता है, आगे समझ में आएगा। जब 147 होता है तो कंपलसरी स्क्रूटनी नोटिस भी जाता है। तो अभी तक तुम्हें इतना तो समझ में आया कि 142(2) का नोटिस 147 के साथ जाता है। अब वो नहीं दे रहा इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब वो 142(2) कंप्लाई नहीं कर रहा। जब वो 142(2) कंप्लाई नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली दो ऑप्शन है ना, किसके पास, एओ के पास। इच्छा होगी 144 करेगा, और लगा बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बेस्ट जजमेंट लगाएगा ना वो अपना, गड़बड़ ज्यादा दिख रही है, इससे अच्छा तो सर्च कर लेते। तो आर यू गेटिंग, 142(1)(2) का नोटिस नहीं कंप्लाई करने के चक्कर में 144 तो हो ही सकता है। और अगर उसको लगता है उसके जजमेंट के हिसाब से कि यार सर्च करना ज्यादा बेटर है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा सर्च एंड सीजर करेगा। बात समझ में आई? अब मैं इसका एक स्टिकी नोट पे लिखना, मैं जो दे रही हूँ उसको लिख रही हूँ।
ये जो लिखा है अभी इस पे फोकस मत करना, जब 147 अभी करेंगे ना तभी ऑटोमेटिक समझ में आएगा। हो जाए तो बताओ। सबने लिख लिया? यस मैम। आर यू गेटिंग इनबिल्ट कितनी सारी चीजें इसके अंदर, चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं, वहां से भी जा सकते हैं। और टू बी फ्रैंक, अगर तुम सिर्फ रीडिंग करके असेसमेंट प्रोसीजर समझोगे ना तो कभी जीवन में कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसलिए इतना फोकस करके बोला था, असेसमेंट प्रोसीजर इज द टफेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल चैप्टर इन एंटायर डीटी। सबसे टफ भी है, एक साथ ग्रैस्प भी नहीं होता है। अभी लगेगा सब समझ में आ रहा है, बट इट नीड्स एन नंबर ऑफ टाइम रिवीजन, तब जाके इसके लॉजिक बैठेंगे कि यहाँ से ये, यहाँ से वो। अभी मैं इससे इन डिटेल जान ही रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड ही गई हूँ, नहीं तो इससे इनबिल्ट अभी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है, ये सर्च एंड सीजर। फिर क्या बोलते हैं, बी वाले ये हो गया तुम्हारा 2 का ए कंप्लीट कर लिया अपन ने। रीजन टू बिलीव होना चाहिए। क्या रीजन टू बिलीव होना चाहिए उनको? रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि रिया का नोटिस दिया या फिर समन दिया, या तो वो आएगा ही नहीं, या फिर टाइम निकल चुका है वो आया ही नहीं, या तो इंट्यूशन है, या फिर क्या है वो निकल गया टाइम और वो नहीं आया। फिर बी पॉइंट क्या है, क्या और रीजन है सर्च एंड सीजर के? एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ मनी, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और सच असेट व्हिच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड और वुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड फॉर द पर्पस। मेरे पास एक डायमंड नेकलेस है, अब मेरे पास कहाँ से आया? मैं इनकम दिखा रही हूँ 2.5 लाख से भी कम। मैं क्या कर रही हूँ, इनकम कितनी दिखा रही हूँ? 2.5 लाख से कम मेरी इनकम है और मेरे पास डायमंड नेकलेस जो है ना कितने का, 50 करोड़ का। बैलेंस ही नहीं बैठता भैया बात का। चाहे मैं 5 लाख से ऊपर की भी इनकम दिखाऊं तो भी बैलेंस नहीं बैठ रहा है। तब भी इनको क्या है दिखा कि मेरे पास क्या है, डायमंड नेकलेस है। कहाँ से आया? तब भी ये सर्च करवा सकते हैं, तब भी क्या करा सकते हैं, सर्च। तो इनको रीजन टू बिलीव है कि इनकम टैक्स में इन्होंने शो नहीं किया, या फिर ये शो करेंगे भी नहीं कभी, और ऐसा तो जमाना कर रहा है, इनकम टैक्स को बताता भी नहीं अपने घर में कितना सोना पड़ा है। तो ये देखा जाए तो सबका क्या हो सकता है, सर्च कभी भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसलिए बोलते हैं जब भी खरीदो तो बिल संभाल के रखो, हर चीज का बिल होना चाहिए, वही तो प्रूफ है कि हाँ भैया सही जगह से खरीद के रखा है। तो अगर तुम्हारे पास मनी है, ज्वेलरी है, कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल है, तो उसके लिए भी अगर तुमने डिस्क्लोज नहीं किया या डिस्क्लोज नहीं करते तो भी क्या होगा, यहाँ पे सर्च होगा। However, reason to believe has recorded by income tax as recorded by the authority। भाई मैंने तुमको बोला मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी हूँ, यहाँ इनकम टैक्स अथॉरिटी की बात फिर से हो रही। पावर सबको है सर्च करने की, लेकिन परमिशन लेनी पड़ती है कुछ लोगों को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे को रीजन पता है क्या लग रहा है, मेरे को ऐसा रीजन लग रहा है प्रियंका के पास बहुत सारा क्या है, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ है। ये क्या करके रखी है, दबा के रखी है और बस बता रही है कि मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मैंने इशू कर दिया नोटिस, पर कहीं से तो ये रीजन आया होगा ना। वो मैं क्या करूंगी, परमिशन जब लेती हूँ ना ऊपर वालों से तो रीजन लिख के देती हूँ। अब प्रियंका में से पूछू मुझे रीजन बताओ क्यों ऐसा किया मेरे साथ, मैंने कहा नहीं बताऊंगी। फिर मुझे बोला कि सीधे मोदी जी ने बोला है सर्च क्यों कर रहे हो, आपको ये रीजन किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना, चाहे कोई भी हो, तो रीजन आप कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हो।
पहले का ऐसा होता था कि सामने वाले को अभी आएगा 147, उससे रिटर्न भरवाया जाता था। रिटर्न भरवा के वो अगर मांगता है ना कि बताओ मेरा रीओपनिंग क्यों हुआ है, तो रीओपनिंग के रीजन दिए जा सकते थे। लेकिन सर्च का रीजन उन्होंने बैन करके रखा है। सर्च का रीजन जीवन में कभी किसी को मत बताना कि क्यों उसका सर्च हुआ है। ये इसका मतलब क्या है, परमिशन देने वाले के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिना रीजन के अगर उसने क्या कर दिया, परमिशन दे दी, तो कैसे दे दी वो परमिशन सर्च करने की। ऐसे तो हैरासमेंट करोगे किसी भी एसएससी का, किसी भी घर में घुस के बोलोगे कि सर्च करना है, तो यहाँ पे रीजन किसी को भी नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं परमिशन इसके बहुत मैंडेटरी इनके लिए। ठीक है, चलो फिर पावर ऑफ ऑथोराइज्ड ऑफिसर इन कोर्स ऑफ सर्च, क्या क्या पावर है, तो देखो फिर से वही पावर, कहीं भी एंटर करेंगे, ठीक है, किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे, किसी भी व्हीकल में जाएंगे, किसी भी प्लेस पे जाएंगे, किसी भी एयरक्राफ्ट पे जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं जहां उन्हें शक हो रहा है कि चीजें रखी हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट, मनी वगैरह रखा है। अरे भाई जो लोग स्मगलिंग करते हैं ना, उनकी स्मगलिंग का तो लेवल इतना आगे रहता है। अभी रिसेंट मैंने देखा है कि बाल है, इंसान चल क्या रहा है, तुम्हें क्या लगेगा, वाह, वो नकली बाल ऊपर लगा है, उसके नीचे पैकेट किसका है, हीरे का। तुम्हें क्या समझ में आएगा, एक इंसान घूम भी रहा है तुम्हारे सामने, तुमको समझ नहीं आएगा कि स्मगलिंग कर रहा है। फिर एक का फ्रैक्चर दिखा रहा है कि मेरा हाथ फ्रैक्चर है, फिर उसका जो फ्रैक्चर का वो काटा, तो बीच के अंदर से क्या निकल रहा है, ड्रग्स। तो लेवल बहुत अप है अपने इंडिया वालों के जुगाड़ में, बहुत लेवल अप है उनका। तो इनको जहां जहां शक होता है ना, ये वहां वहां पे क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है, एक इंसान ने अपने पेट के अंदर हीरे दबाए थे, फिर उसका ऑपरेशन करके पेट के अंदर से हीरे निकाले। भाई इतना लेवल कौन सा आप हो रहा है कि अंदर भी तुम क्या कर रहे हो, अपने हीरे छुपा छुपा के घूम रहे हो। पर वहां देखो उन लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है कि किस लेवल पे उनको सोचना पड़ता है। जूते के सोल के अंदर हीरे दबे रहते हैं। मतलब बोलते ना, जुगाड़ में अगर इंडिया है तो बहुत ही आगे है। ठीक है, तो यहाँ जहां जहां शक होगा वहां वहां पहुंचेंगे। लॉकर तोड़ना है तोड़ सकते हैं, डोर तोड़ना है तोड़ सकते हैं, ऐसे ही तोड़ लेंगे, नहीं, पहले चाबी मांगी जाएगी, चाबी नहीं दोगे तब वो क्या करेंगे, दया बनेंगे, नहीं तो दया बनते नहीं है वो। ठीक है, फिर उसके बाद सर्च एनी पर्सन, दया तो पता है ना सीआईडी में जो हर जगह दरवाजे तोड़ता है उसकी बात करें। सर्च एनी पर्सन हु हैज गॉट आउट ऑफ, कोई अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, तो आने जाने वाले को पहले ही सर्च कर लिया जाता है कि पहले हम तुमको सर्च करेंगे, कहीं कोई पेन ड्राइव लेके तो नहीं निकल रहे। आई वॉज ऑडिटिंग, एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी न्यूकॉर्प करके, उसको ऑडिट कर रहे थे। कुछ नहीं, हम वहां पे जो चाय बनाने वाली दीदी होती है, जैसे ही वहां पे उनको पता चला कि सर्च हो रही, चाय वाली दीदी को क्या दिया, उनके पल्लू में पेन ड्राइव बांधी और उनको सबसे पहले पीछे के गेट से रवाना कर दिया। अब शक कौन करेगा चाय वाली दीदी पे, अभी तो आए ही हैं, आए ही है नीचे, पता ही चला है कि नीचे से कोई आया, उधर से पीछे के गेट से उनको क्या किया, रवाना कर दिया। और उनका पूरा सर्वर का पूरा डेटा किसमें, एक पेन ड्राइव में। तो इसीलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, स्पेसिफिकली इनको क्या करना पड़ता है, चेकिंग करनी पड़ती है। और वो चेकिंग करे उससे पहले तो बहुत सारी चीजें चेकआउट हो जाती है। ठीक है, चलो फिर रिक्वायर एनी पर्सन हु इज इन कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में कोई चीजें, मतलब जहां जहां चीजें रखी, चाहे उसकी हो या किसी के कंट्रोल में रख के आए हो, हर जगह वो घुस के क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फिर आता है डीम कंस्ट्रक्शन, डीम्ड या कंस्ट्रक्टिव सीजर। अब भैया आरडीएक्स उठा के तो भाग नहीं सकते, ठीक है, और कोई बहुत बड़ी सी चीज है उसको भी लेके ये जा नहीं सकते, तो ये क्या बोलते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं कि यहाँ पर रेड सील लग जाएगी, तुम्हारा ताला लगेगा, रेड सील उसके ऊपर है कि ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, हमारे सीजर में आ चुका है। उसको जिस चीज को उठा के नहीं ले जा सकते, ड्यू टू वेट हो गया, ड्यू टू वॉल्यूम हो गया, या फिर क्या है, बहुत डेंजरस चीजें हैं कि टच भी किया तो डर लगता है, तो ऐसे में क्या होता है, तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव सीजर होता है, वहीं पे लॉक लगा देते हैं, सील लगा देते हैं कि हो गया ये सीज। ठीक है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर क्या होता है, देखो भैया 60 दिन से ज्यादा का प्रोहिबिटरी ऑर्डर नहीं होता है, 60 डेज से ज्यादा का प्रोहिबिटरी ऑर्डर नहीं होता। अभी प्रोहिबिटरी ऑर्डर क्या होता है, सपोज करो मैंने, मेरी एम्प्लॉई है, मेरी क्या है, एम्प्लॉई है, उसके पास फिर से क्या दिखा, उसके पास डायमंड की रिंग, उसके पास डायमंड का नेकलेस, उसके पास डायमंड की इयररिंग, उसकी सैलरी कितनी, मंथली 5000, और डायमंड डायमंड डायमंड, आई इनकम टैक्स ऑफिसर, इनको शक हुआ ये इसका तो है नहीं। ऑब्वियसली एक इनकम देखने के बाद लग ही रहा है कि सामने वाले के पास नहीं है। हमारे पियून दादा है, उनके पास क्या दिख रहा है, उनके पास कड़ा अच्छा खासा सोने का चांदी का, मतलब सब चीजें उनको दिख रही है, तो उनको समझ में आ रहा है ये तो इनका है नहीं।
मैडम ने तो कुछ इतना पेन नहीं रखा जितना उनके प्यून भाई साहब पहन रहे, जितना उनके वहां पे काम करने वाले पहन रहे, तो वो क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे कि 60 डेज तक आप इसका क्या नहीं कर सकते, सेल मत करना, ट्रांसफर मत करना, इधर से उधर मत करना। तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर मतलब अब सामने वाले को डायरेक्टली तो तुम पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो मेरे यहाँ काम कर रहा है, प्यून दादा को क्या पकड़ोगे तुम, तो उनको बोलोगे भैया 60 दिन तक इस चीज को इधर से उधर लेके जाना नहीं, उनसे छीन भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं सही में उनका निकल गया तो, क्योंकि मैंने तुम्हें 56 के भिखारी का भी बताया था, हमारे इंदौर के है तो उनका बिजनेस भीख मांगने का, पर वो करोड़पति है। तो ऐसे भेज बदल बदल के आता है, वो भीख मांगता है और एक्चुअल में करोड़पति उसका जो बेटा है वो तो यूएस में पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे भी उनके बिजनेस होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर इश्यू होता है। ठीक है, कुछ प्रिजम्पशन है, 4-5 बार 6 बार जितने तुमको स्टार मार्क करने उतने स्टार मार्क कर लो, प्रिजम्पशन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सर्च करने से पहले ये कुछ चीजें मान के बैठे होते हैं। क्या मान के बैठे होते हैं, बोलते हैं जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट वहां पे मिलेंगे, जो भी आर्टिकल मिलेगा, जितनी भी चीजें हमको वहां पे मिलेगी वो सारी चीजें तुम्हारी मानी जाएगी। पहली बात तो assumption यही है कि वो सब तुम्हारा है। पहला assumption क्या है कि वो सब चीजें तुम्हारी। हमको कोई कंटेंट मिला, मैं तो मस्ती मस्ती में लिख रही थी ऐसे ही कि कभी स्टडी मेड इजी ऐसा होगा कि इतने बच्चे होंगे, इतने करोड़ आएंगे, इतने ही होंगे, और वो हो सर्च हो गया और इनको क्या लगा ये तो मेरी सच की बैलेंस शीट है, गई मैं तो वो प्रिजम्पशन लेके आते हैं कि जितनी चीजें तुमको सामने दिखेगी उतनी चीजें तुम्हारी ही है, तुमने लिखी है, सिग्नेचर तुम्हारा, सब कुछ सही है, पहला तो ये मानेंगे। तो वही लिखा है, कोई भी आर्टिकल मिला तुम्हारा माना जाएगा, कोई कंटेंट मिला सही माना जाएगा, कोई सिग्नेचर मिली तो मानी जाएगी, तुम्हारी राइटिंग, तुम्हारी सिग्नेचर सब तुम्हारा ही होगा, ऐसा मान के चलते हैं। डॉक्यूमेंट जो क्या है, विच purports टू बी अटेस्टेड और स्टैम्प बाय पर्टिकुलर पर्सन आर प्रिज्यूम टू बी, अगर कोई स्टैंप लगाए तो माना जाएगा कि तुमने स्टैंप लगाया। मतलब बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो तो स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प खेल रहा था, उसने कुछ नहीं किया, मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कागजों पे स्टैम्प लगा दिया कि मैंने खरीद के रखी है चीजें, माना जाएगा तुमने ही स्टैंप लगाया था, तुमने ही ट्रांजेक्शन की, सब तुम्हारा। तो ये कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब 132(9) क्या है, where the authorized officer has no jurisdiction over the person searched by him, books of account or money or bullion jewelry shall be handed over। हुआ क्या, ऑडिट में मेरा सर्च हो रही थी, सर्च क्या हो रही थी, मेरे घर में, मेरे बिजनेस पे, वहां पे क्या मिल गया, एक्चुअल में अब मिल गया, मेरी दोस्ती किससे अच्छी है, अभी तक पलक से बड़ी अच्छी दोस्ती है, उसकी सारी चीजें मेरे घर पे मिल गई, उसकी डायमंड यहाँ पे पड़ा है, उसकी ज्वेलरी यहाँ पे पड़ी, सारी की सारी ज्वेलरी वगैरह क्या मिल गई, यहाँ पे मिल गई। अब क्या होगा, सबसे पहले मेरा एओ, एलओसी वालों की तो ज्यूरिसडिक्शन रखता नहीं है, वो महाराष्ट्र में, एलओसी वालों की क्या मिली है, यहाँ पे चीजें है, एक स्टूडेंट पुरानी, ठीक है, बहुत मेरे से टॉकेटिव है, बहुत बात करती है, आधे घंटे तक कभी कभार बात करती है, तो उसकी बात कर रही, तो अब उसकी चीजें यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ तो मिल गई, वो रहती कहाँ पे, एलओसी के वहां पे, ठीक है, और मैं कहाँ रहती हूँ, महाराष्ट्र में। अब मेरे महाराष्ट्र के एओ का तो कोई हक नहीं है उसके उधर, तो वो क्या करेगा, उसका जो एओ है उसको सारी चीजें क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, तो बोलता है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच सर्वे, हमारा सर्वे जैसे ही कंप्लीट हुआ, हमारा सर्च जैसे ही कंप्लीट हुआ, वो किसको हैंड ओवर कर देगा, उसके एओ को हैंड ओवर कर देगा। फिर उसके बाद आता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, कोर्स ऑफ सर्च, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ सर्च, या फिर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ सर्च, सर्च चल रही है या फिर सर्च होने के बाद 60 दिन के अंदर, द सर्च पार्टी में प्रोविजनली अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एसएससी, प्रोविजनल अटैचमेंट किसी भी प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, अगर इनको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी ये सेल कर देगा, ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा, तो ये लोग क्या करेंगे, प्रोविजनल अटैचमेंट। ये जितनी चीजें अब बता रही हूँ ये अच्छे से याद करने वाली है, इसमें एनालिसिस नहीं है, पर ये आती है तो इसको अच्छे से याद करना है। इसके बाद मैं ब्रेक दूंगी तुमको, थोड़ा अच्छा ब्रेक दूंगी, क्योंकि फिर हम थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए वापस कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तब तुम्हारा फिर एनालिसिस चालू हो जाएगा, और तुमको कुछ भी कर लो दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्योंकि सारा एनालिसिस है उसके अंदर। 147 मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि तुम्हारा 45 मिनट्स में कवर हो जाएगा, तो नेक्स्ट 45 मिनट्स में तुम्हारा अपील एंड रिविजन खत्म हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ऐसा कर लिया कि उसको 2.5 घंटे ना लगे और तुम्हें भी अच्छे से यहाँ पे याद हो जाए। तो आज के दिन हिम्मत सब कुछ रखना, कल मैं तुम्हें हुआ तो 1-1.5 घंटे किस चीज के लिए कनेक्ट कराऊंगी, जो तुम्हारे
सब बाकी जो क्लास वालों के, वो कैपिटल गेन का छोटा सा पार्ट है तुम्हारा, वो छोटे छोटे जो अमेंडमेंट है ना डिडक्शन में, सैलरी में, इधर उधर के, वो सुबह नहीं कनेक्ट करूंगी, दोपहर के किसी भी टाइम कनेक्ट कर लेंगे। ये खुश साथी, बस यही सुनना चाहती थी मैं कि सुबह कनेक्ट मत करवाओ, ठीक है। चल टेस्ट है ना तुम्हारा टेस्ट, तुमने अब तक मुझे टारगेट के वो भी नहीं दिए कि टारगेट कहाँ है तुम्हारा। लैगिंग हो रही है प्रीति। हेलो हेलो, लैगिंग हो रही, मैं बोल रही हूँ तुम लोग ने अब तक तो मुझे आईडीटी के टेस्ट के ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा कितना टारगेट अचीव हुआ। इस बार जो मैं टेस्ट लेना चाहती हूँ वो लेना चाहती हूँ कि तुम्हारा कस्टम और सब पूरा जीएसटी तुम्हारे लेवल पे सब खत्म हो। नेक्स्ट टेस्ट उस हिसाब से होगा। मैंने बोला था ना कि तुम लोग टारगेट का मुझे बताते रहना, उस अकॉर्डिंग में टेस्ट की डेट बोलूंगी, ठीक है। और तुम चाहते हो तो मैं तो टेस्ट भी ले लेती हूँ, जैसी तुम्हारी श्रद्धा होती, इतनी तो है ही नहीं। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या क्या बोला है देखो भाई, ड्यूरिंग द सर्च या फिर सर्च के 60 डेज के बाद इन्हें लगता है तो प्रोविजनली किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं, लेकिन रीजन लिख के देना होगा, हाईलाइट, रीजन शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, लिख के ही देना होगा। एंड इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व होगा। इंटरेस्ट ऑफ क्या होगा, रेवेन्यू इन्वॉल्व होगा। देन प्रोविजनल कब तक रहेगा, 6 मंथ, 6 महीने तक क्या होगा, प्रोविजनली अटैच ही रहेगी आपकी प्रॉपर्टी। कितने महीने तक, 6 महीने तक प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच रहेगी। फिर ये देखो, ये क्या है, सर्च के टाइम अगर लगता है वैल्यूएशन ऑफिसर से मदद लेनी है तो वैल्यूएशन ऑफिसर से मदद ली जा सकती है, और उसको 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ रेफरेंस वैल्यूएशन करना है। यहाँ पे 60 डेज है, सर्च के टाइम 60 दिन है, और कहीं तो अपन ने और पढ़ा है, वहां कितना टाइम है वैल्यूएशन का, याद करो। 6 months from the end of the month, जब वो 6 months from the end of the month, जब एओ ने क्या किया, रेफरेंस किया। तो नॉर्मल में 6 महीने मिलते हैं, सर्च में सिर्फ कितने दिन है, 60 डेज है तुम्हारे पास। सर्च में कितने दिन है, याद करो कितने दिन है, बोलो सर्च में कितने दिन है, 60, और नॉर्मल में कितने महीने हैं, 6 months from the end of the month, 6 months from the end of the month when reference was made। तुम्हारा टारगेट दे रही हूं मैं, असेसमेंट प्रोसीजर में जितनी जगह पे टाइम लिमिट लिखी है वो एक शीट में कवर होनी चाहिए, सारी टाइम लिमिट एक साथ लिख के रखना, ठीक है। और ये मुझे तुम 2 दिन के अंदर सेंड करो, ठीक है। चलो फिर रिक्वेजिशन क्या है, रिक्वेजिशन बोलता है वेयर सर्च हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बाय एनी अथॉरिटी। सुनो, मेरा सर्च हो गया, ठीक है, मेरे यहाँ आए, इनकम टैक्स अथॉरिटी आई, सारा सर्च कर लिया। अब हो सकता है क्या कि जीएसटी अथॉरिटी को लगे, मैं दोनों चीजें बता रही हूँ, जीएसटी का अथॉरिटी को लगे कि यार इसने सर्च के इतना निकला है तो हम भी सर्च करेंगे, हमको भी पता है कि हमारा आईडीटी का भी कुछ निकलेगा। सिमिलरली जीएसटी वालों ने पूरा सर्च कर लिया और दिख गया कि उसने इतना तो आईडीटी का घपला किया है, तो डीटी का तो पक्का ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग उनसे बोल सकते हैं कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट अब हमको दे दो, तुम्हारा काम हो गया। अब हम उसको देखते हैं कि हमारा इसने कितना गड़बड़ की है। तो रिक्वेजिशन मतलब अगर सर्च उन लोगों का खत्म हो गया, एनी अथॉरिटी, चाहे लॉ में हो चाहे जीएसटी में हो, किसी भी लॉ में उन्होंने सर्च कंप्लीट कर लिया, तो हम उनसे बुक्स वगैरह मांग सकते हैं कि अब हमको दे दो, ठीक है। डन, बोलो हाँ, बस इतना सा है। देखो एक पेज, फिर मैं तुमको अच्छा ब्रेक दूंगी, 10-15 मिनट का नहीं दूंगी, और उससे में तो पता नहीं कुछ लोगों का कितने काम निपट जाएंगे जो ब्रेक में दूंगी। चलो फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड असेट सीज्ड। क्या बोलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट इट शैल बी रियलाइज्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 147। फिर से पढ़ते हैं, books of account and document shall be released within 30 days from the date of completion under section 147. For retaining the books of account beyond that, CIT CCIT permission required. 147 तो तुम्हारा रीअसेसमेंट है, तो ये बोल रहा है कि जैसे ही तुम्हारा 147 खत्म हो जाए, याद करो, क्या याद करो, अभी अभी मैंने लिखवाया था 147 में 142 का इसने कंप्लायंस नहीं किया तो भी इसका सीजर हो सकता है, सर्च हो सकता है। तो बोल रहे जैसे ही 147 खत्म हो तब 30 दिन के अंदर इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर देनी चाहिए, रिलीज कर देनी चाहिए। इनफैक्ट
नॉर्मली 147 भी चल रहा है, तब भी 30 दिन के अंदर रिलीज कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे बोलता है 147 आपका जैसे ही खत्म हुआ, बोल दो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट दे दो हमको वापस। तो यहाँ पे सर्च एंड सीजर कॉन्सेप्ट अलग है। फिर नॉर्मल भी तो तुम सीज करते हो ना उसकी, 147 में भी तुम उसकी बुक्स ले लेते हो। तो बोलते हैं जैसे ही काम हो जाए 147 के बाद हमको हमारी बुक्स वापस कर देना। क्या यहाँ तक बात समझ में? अब सुनो मेरी बात, ये वाला स्टार मत करो, 5 स्टार 132B, इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलो, लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट शेल कंपलसरी है 30 दिन के अंदर रिलीज करना। शेल लिखा है कंपलसरी 30 दिन के अंदर रिलीज करनी पड़ेगी असेट, ठीक है। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 147 खत्म होते से ही 30 दिन के अंदर प्रियंका क्या करनी है, हमको रिलीज करनी है असेट। इसके आगे तुम चाहते हो 30 दिन के आगे अभी भी रखना है, कुछ रीजन है कि तुमको 30 दिन में नहीं देना, तो परमिशन सीसीआईटी पीसीआईटी से ले लो। सीसीआईटी पीसीआईटी बोला है मैंने, फ्लो में हाँ हाँ मत करो, पीसीआईटी नहीं है यहाँ, सीआईटी सीसीआईटी सीआईटी या फिर सीसीआईटी से परमिशन। मैम पी नहीं लिख सकते क्या? भैया लिख सकते हो, क्यों समझो। पीसीआईटी होता कौन है पीसीआईटी, कौन बताएगा? सीसीआईटी एंड पीसीआईटी, पीसीसीआईटी कौन होता है? मैं ऐसा लिख के बताती हूँ, मुझे ये बताओ। एक जगह लिख के रखा है सीआईटी, फिर ऑब्लिक करके लिखते हैं पीसीआईटी, फर्क क्या है दोनों में ये बताओ। अर्पित क्या फर्क है बताओ? देखा, सीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स वाला हो गया, और सीआईटी नॉर्मल कमिश्नर। दोनों की पोस्ट तो सेम ही होती है, मैं बताऊं, दोनों की पोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं होता है दोनों में। बट सपोज करो, सुनो, मैं आज आई डीटी पढ़ाने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में, और कोई 2 साल से डीटी पढ़ा ही रहा है, मैं भी डीटी की पोजीशन पे हूँ, वो भी डीटी की पोजीशन पे। या फिर इसको देखे तुमने बिग 4 में एसोसिएट, मैं भी आई हूँ, मैं भी जस्ट आई हूँ, तो मैं क्या बनी हूँ? एसोसिएट। कोई 1 साल जिसको हो चुका है वो भी एसोसिएट है, पर वो फिर भी मुझसे आगे एक्सपीरियंस में है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जिनका फर्क होता है, एक सीनियर है एक जूनियर है, बिकॉज डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फर्क है, तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा, बैच वाइज चलता है यहाँ। वो इस बैच का पीसीआईटी, वो इस बैच में आया था, तो है वही, सेम लेवल है। तो यहाँ पे अगर ये सीसीआईटी लिखे तो ऑटोमेटिक एजम्पशन पीसीसीआईटी भी होता है, लेकिन सीसीआईटी लिखे तो ऑटोमेटिक एजम्पशन सीआईटी नहीं होता है। सीआईटी नीचे, फिर उसके ऊपर चीफ कमिश्नर होता है, तो चीफ कमिश्नर के सामने प्रिंसिपल लिखा, वो दोनों एक है। सीआईटी के सामने प्रिंसिपल लिखा है, वो दोनों भी एक है। पर कौन एक नहीं है तुम्हारा? ये दोनों एक है, लेकिन सीसीआईटी और ऊपर चला गया चीफ, ये दोनों एक नहीं होते। ठीक है, डन। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट, हमारी डॉक्यूमेंट्स, तो हमको 30 दिन के अंदर दे देना। अब यहाँ बोला है मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल। यहाँ पे कुछ होगी एक्सप्लेन्ड असेट, यहाँ पे कुछ होंगे अदर एस्पेक्ट्स। यहाँ पे एक्सप्लेन्ड असेट भी होगी, अदर एस्पेक्ट्स भी होंगे। तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो, नहीं तो अभी नेक्स्ट लॉट में जब मैं तुमको लूं तब लूं। कंटिन्यू कर दो इसको, सबका ठीक है? मेहता ऑल इज वेल, करना पड़ेगा ना? ठीक है। Money, bullion, jewelry, other valuable articles. Assessee makes an application within 30 days from the end of the month in which asset was seized and explains the nature, source. Then in that case, AO अगर satisfy है तो रिलीज कर देगा। कितनी सिंपल सी बात है। मैंने तुम्हारा फोन सीज कर लिया, तुम बहुत दौड़ दौड़ के, फोन सीज हो जाए तो हम तो वैसे ही ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये हमारा फोन चला गया, तो तुम बिल्कुल एक्सप्लेन करो, देखो ये मैसेज यहाँ से आया है, जहां से आप सोच रहे हो वहां से नहीं आया, हम तो ओनली फ्रेंड्स हैं। और फिर मम्मी पापा को सेटिस्फेक्शन भी हो गया, हाँ दे आर ओनली फ्रेंड्स, तो वो क्या करेंगे, तुमको रिलीज कर देंगे तुम्हारी एसेट। वैसे ही तो एओ है, तुम्हारी सारी एसेट उसने जो जो लगी उसने सीज कर ली, फिर तुम दौड़ दौड़ के गई, नहीं देखो ये मेरे पास बिल है, ये मेरे पास इनवॉइस है, ये यहाँ से लिया, ये यहाँ।
अगर तुम 30 within 30 days from the end of the month in which asset seized, asset seize होने के बाद मंथ को एंड करो, उसके बाद 30 दिन चालू होते हैं। अगर तुम जाके उसको एक्सप्लेनेशन देते हो और वो सेटिस्फाइड है तो लो भैया रिलीज कर दी, तो वो प्रायर अप्रूवल फिर से CCIT CIT से लेगा एंड आफ्टर एडजस्टिंग अगर कोई लाइबिलिटी वगैरह है तो एडजस्ट करने के बाद 120 दिन के अंदर क्या दे देगा, तुमको असेट रिलीज करके देगा। और वो 120 दिन कहाँ से चालू होते हैं, 132 खत्म होने के बाद। और 132 क्या है, सर्च। सर्च में तुम्हारी एसेट्स मैंने ले ली, तुम दौड़ दौड़ के आए, क्यों दौड़ के आए, देखो देखो एक्सप्लेनेशन है। सर्च में तुम्हारी एसेट सीज की, तुम दौड़ दौड़ के आए, बोल रहे हो ये देखो एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले 30 दिन तुम्हारे कहाँ से चालू होते हैं, जैसे ही मैंने सीज किया एंड ऑफ द मंथ से 30 डेज। फिर तुमने एक्सप्लेनेशन दे दिया तो मैं तब भी तुमको एकदम नहीं दे दूंगी एसेट, पहले सर्च कंप्लीट होगी, लाइबिलिटी एडजस्ट होगी, लाइबिलिटी एडजस्ट होने के बाद अगर कुछ बचता है तो तुमको 120 दिन के अंदर मिलेगा। और लॉजिकल है, समझो इस चीज को, बहुत ही तो लॉजिक है। ये रही तुम्हारी क्या, असेट। इस असेट को क्या कर लिया गया, सीज कर लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले असेसी क्या है, दौड़ दौड़ के आएगा, ठीक है। तो कब से इसका टाइम चालू होता है, 30 डेज। सीज होने के बाद एंड ऑफ मंथ, मंथ एंड होने के बाद इसके 30 दिन चालू होते, वो दौड़ के आया। उसने एक्सप्लेनेशन दी, यहाँ पे कौन बैठा है, ये बैठा है एओ, इसको लगा हाँ यार सब सही है, इसने पूरा एक्सप्लेनेशन के पेपर देखे, चेक किया, इसको लग रहा है सब सही है। एकदम से उसको रिटर्न करेगा क्या, नहीं, ये वेट करेगा पहले 132 कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने के बाद पूरी टैक्स लायबिलिटी समझ में आ जाएगी कि भाई कितना लेना, कितना देना, क्या करना है, कुछ एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करेगा। फिर उसके बाद यहाँ से 120 दिन के अंदर उसको रिटर्न कर देगा। आई बात समझ में। जब भी कोई चीज डीटी में समझ नहीं आए तो भले ही ऐसी ड्राइंग, मेरी ड्राइंग एक्चुअल में अच्छी है पर यहाँ पे नहीं होती है, तो जब भी तुमको लगे ऐसे पिक्चर प्रेजेंटेशन देखना, चीजें यहाँ पे आने ऑटोमेटिकली आएंगी। तो जब भी तुम एकदम से डाउट पूछ लेते हो ना, मैम ये समझ नहीं आया, फिर सर्च भी नहीं करते 206AA क्या है, ऐसा करते हो तुम, उससे पहले पूरी कोशिश करना, डायग्राम बनाया करा, और जितना तुम खुद समझोगे वो रिटेंशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही जाएगा, ठीक है। चलो फिर अदर एसेट का क्या मैम, अदर एसेट मतलब जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तुमने, हमको बताया नहीं कि कहाँ से लाए, ठीक है। तो वहां पे बोलते हैं सबसे पहले asset seized and requisition can be utilized to cover। अब जो बची कुछ एसेट है, सबसे पहले लाइबिलिटी कुछ है, उसको जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, जो टैक्स पे करना चाहिए था तुमने पे नहीं किया, उसके लिए यूटिलाइज करेंगे। फिर उसके बाद मैम कोई नई लाइबिलिटी निकल गई, फिर उसके लिए यूटिलाइज करेंगे। तो किसके लिए यूज कर रहे हैं, तुम्हारी ऐसी एसेट जो तुम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए तो एग्जिस्टिंग प्लस न्यू लाइबिलिटी के लिए यूज होती है। सबसे पहले कैसे होगा, अब हैरारकी देखो, मनी अगर तुम्हारी ली है तो सबसे पहले तो मनी को यूज करेंगे ना, लिक्विड एसेट को यूज करेंगे लाइबिलिटी के लिए, बोलो हाँ, लिक्विड को यूज करेंगे। फिर उसके बाद मनी कम पड़ गई, इतना तुमने घपला किया है कि बेचारी मनी भी कम पड़ गई, तो फिर क्या करोगे, असेट सेल करोगे डिस्चार्ज करने के लिए, जितनी तुम्हारी असेट है लो भैया सेल कर दी। बचा कुचा अगर कुछ है, इफ लिखा है वहां पे, इफ असेट रिमेन, अभी भी अगर कोई असेट बच जाती है तो तुमको रिटर्न की जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी फिर न्यू लाइबिलिटी, पहले कैश से एडजस्ट करेंगे फिर असेट सेल करेंगे, फिर कुछ बचता है तो तुमको रिटर्न कर देंगे। फिर एनी लाइबिलिटी अराइजिंग ऑन एप्लीकेशन मेड बाय इनकम टैक्स सेटलमेंट कमिश्नर शैल बी रिकवर्ड आउट ऑफ द सीज असेट। अब देखो सेटलमेंट कमिश्नर नहीं रहा है, पर पहले की कोई लाइबिलिटी, अब केस खत्म हुआ है और इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन ने बोला कि मेरी ये लाइबिलिटी मुझे लेनी, वो भी इसके अंदर से रिकवर की जाएगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट शेल पे सिंपल इंटरेस्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल पे सिंपल इंटरेस्ट एट 0.5% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ ऑन फॉलोइंग अमाउंट। तुम बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स किस चीज पे करेगी, लॉजिकली बोलो, मत पढ़ो उसको, मुझे तो पढ़ना भी नहीं, तुम बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें टैक्स पे किस चीज पे करेगी, इंटरेस्ट पे करी तुम? जो सीज किया था पूरा अमाउंट एडजस्ट होने के बाद जो बचेगा उस पे जितना रिटेन किया था उतने टाइम पीरियड के लिए टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारी चीजें क्यों सीज की, क्योंकि टैक्स लेना था। ये लोग क्यों सीज कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स लेना था।
चीजें बेच दी, कर दी, उसके बाद तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा हमने रखा, बेचारे तुम कहीं कमा लेते, और मुझे लगता है तुम 0.5% तो नहीं कमाते, उससे ज्यादा ही कमाते, पर वो फिर बोलते कि जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर 0.5% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ से तुम्हें क्या देंगे हम, इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। पर इंटरेस्ट भी कहाँ से, 120 दिन में नहीं दिया ना हमने, उसके बाद चालू होगा। गवर्नमेंट से पैसा तुम इजीली नहीं निकाल सकते, पहले 120 दिन वेट करेंगे, अगर 120 दिन में नहीं मिला फिर उसके बाद तुमको क्या होगा, पेमेंट होगा। अभी तुम्हें फिर मैं कनेक्ट करवाऊंगी, ठीक है, नई लिंक दूंगी, नई लिंक ग्रुप में तो हो जाएगी, तुम लोग रिक्वेस्ट करना, सीधे हम मिलेंगे 1 घंटे बाद, पूरा 1 घंटे का प्रॉपर ब्रेक लो, तुम तो मेरे ख्याल से पूरे घर का काम कर लोगी, सब कर लो, ठीक है। अब सब लोग 1 घंटे बाद मिलेंगे, तब अपील एंड रिवीजन होगा, और 147 चाहिए तो और 1.5 घंटे का ब्रेक देती हूँ, डिपेंड्स ऑन यू, कब लगता है तुम बिल्कुल ऐसे हो मैम जाओ। 10 o'clock। ठीक है, 10 o'clock रखे सब लोग, 10 बजे डन, तो हम 10 बजे मिल रहे हैं, 10 से 12 साढ़े 12 होगी, तुम्हें प्रॉपर ब्रेक भी है, ठीक है। चलो देखते हैं Thank you, ma'am। कितने काम निपटेंगे इस बार इसके। नहीं मैम, काम का इशू नहीं है, कुछ ऐसी